तो अभी तक हम लोग का जो लेक्चर हुआ है, अब तुम लोग कोर्स का वो समझ में आ गया कि अपने को क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। तो अभी तक हम सी शार्प पढ़ लिए, सी शार्प के बाद हम स्टार्ट किए जो है वो फ्रंट एंड HTML CSS पढ़ लिए, HTML CSS के बाद हम SQL का 2 लेक्चर अटेंड किए। तो अपने को इससे अंदाज़ा हो गया कि बैकएंड में कैसे कोड किया जाता है। तो बैकएंड में कोड किया जाएगा सी शार्प लैंग्वेज के थ्रू, फ्रंट एंड पे कोड करना है तो HTML CSS लगेगा, JS अभी आगे आएगा। तो फ्रंट एंड पे अपने को समझ में आया कि फ्रंट एंड होता क्या है, कहाँ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, HTML के टैग्स क्या होते हैं, ये अपने को क्लियर हुआ। उसके बाद अपने देखे कि जो डेटा सेव होता है वो जगह कौन सी है, कैसी है, वहाँ मैनिपुलेशन कैसे होता है। तो अपने क्या देखे, SQL देखे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो एक एप्लीकेशन होती है उसमें 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, एक होता है डेटाबेस। फ्रंट एंड से डेटा आता है, बैक एंड में प्रोसेस होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है। जब वो डेटा लगता है फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है, बैक एंड पे रिसीव होती है, बैक एंड वाले डेटाबेस से डेटा लेते हैं, उसको हैंड ओवर कर देते हैं। ये प्रोसेस चलता है एप्लीकेशन के अंदर। जिसको ये तीनों आता है उसी को बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। इन फ्रंट एंड पे भी कोड कर लेता है, बैक एंड पे भी उसको कोड आता है और डेटाबेस उसकी क्वेरी भी उसको आती है, इसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। समझे, यहाँ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। अब डॉटनेट कोर, तो डॉटनेट कोर क्या है? डॉटनेट कोर एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सी शार्प पे कोड किया जाता है। जब तुमको अगर डॉटनेट कोर के अंदर, डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर अगर तुमको कोड करना है तो तुमको सी शार्प आनी चाहिए। सी शार्प के अंदर कोड हुआ, समझे बात को? मतलब सी शार्प लैंग्वेज यूज होगी कोड के लिए। और भी लैंग्वेज है डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर, जैसे VB भी है, पहले VB चलती थी, विजुअल बेसिक जिसको बोलते हैं। तो विजुअल बेसिक यूज होती थी पहले, लेकिन अभी जो है बूम पे क्या है, सी शार्प है। लेकिन दोनों किसके अंडर में आती है? डॉटनेट के अंडर में आती है। तो ये तो था ओवरव्यू कि अपने क्यों पढ़े ऐसा। अब हम एक्चुअल जो है वेब एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग कंसोल एप्लीकेशन, ब्लैक स्क्रीन देखे ना, या फ्रंट एंड देखे तो वेब ब्राउजर देखे। अब ये सारी चीजें अपने को एक साथ हैंडल करनी है डॉटनेट को। अब अपना लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जिसमें अपने को सीखना है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। समझे बात को? तो अब सारी चीजें एक साथ आएगी। लोग हैरान होंगे कि यार 3 महीने से पढ़ रहे हैं, कभी सी शार्प पढ़ रहे थे, कंसोल एप्लीकेशन, कभी फ्रंट एंड पे ब्राउजर दिखने लगा, कभी डेटाबेस दिख रहा है। ये इसलिए पढ़ा कि तीनों चीजें जब आ जाएगी तो फिर एक साथ में बता पाऊंगा ना, उसको मर्ज करके। अब डॉटनेट कोर अगर स्टार्ट कर दिए तो किसी को जो है वो सी शार्प नहीं समझ रहा है, किसी को ब्राउजर पे टैग्स वगैरह HTML के नहीं समझ रहा, तो वहां रोक के कोई समझा ही नहीं सकता। समझे बात को? तो इसलिए कोर्स को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया। क्लियर है? अब डॉटनेट कोर के आने से पहले बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी डॉटनेट मतलब माइक्रोसॉफ्ट की। तो जो पहले टेक्नोलॉजी थी ना, जस्ट एक पहले, मैं पूरा पीछे का नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा का लेक्चर लंबा हो जाएगा, अननेसेसरी भी है। तो पहले आया था वेब फॉर्म। वेब फॉर्म मतलब क्या? ड्रैग एंड ड्रॉप। HTML का टैग नहीं लिखना पड़ता, तुमको एक बटन बनाना है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप, बटन बन गई। वो बटन पे कोड लिखना है, उसको डबल क्लिक करो, बिहाइंड द सीन कोड तुमको कोड विंडो कर देगा। तो इसको बोलते थे रेडी कोड। मतलब वो तुमको रेडी कोड करके एक दे देता था, फिर तुमको अपना लॉजिक लिखना पड़ता था। लेकिन वेब फॉर्म फिर बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज होने लगा। उसके बाद आ गया डॉटनेट फ्रेमवर्क। डॉटनेट फ्रेमवर्क जो MVC नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये जो विंडो ओपन है, डॉटनेट फ्रेमवर्क की रिलीज का है। तो यहाँ पे जब डॉटनेट फ्रेमवर्क आया तो इसकी रिलीजेस आई। डॉटनेट देखो, डॉटनेट 1.1, 2, 3, 4 ऐसे करके चला। अब ये चलते चलते ना 2015 चला। 2015 के अंदर डॉटनेट ने, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़ा चेंज लाया, बहुत बड़ा चेंज। क्यों? क्योंकि डॉटनेट फ्रेमवर्क जो था, तो डॉटनेट फ्रेमवर्क जो था एक कंप्लीटली विंडोज बेस्ड था। मतलब इसका डेवलपमेंट भी जो होगा वो किस पर होगा? विंडोज की मशीन पर होगा, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं प्लेटफॉर्म बोलूंगा तो इसका मतलब क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है मेजरली अपने पास। एक क्या है? विंडोज है, एक है लिनक्स, एक है मैक। समझे बात को? एप्पल के लैपटॉप पे मैक चलता है, लिनक्स का अपना लैपटॉप आता है, सब में चलता है वो, और विंडोज तो सबसे ज्यादा फेमस है। तो अभी तक जो था वो क्या था? डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर जो भी डेवलपमेंट होता था 2015 तक, 2015 तक, तो जो भी डेवलपमेंट होता था वो विंडोज की मशीन पर होता था। डॉटनेट फ्रेमवर्क कंप्लीटली क्या था? विंडोज बेस्ड था। डेवलपमेंट भी और जो एप्लीकेशन बनेगी बाद में वो भी किस पे चलेगी? डॉटनेट, अरे सॉरी, विंडोज पे चलेगी। तो 2016 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज और पूरा
डॉटनेट का मार्केट उथल पुथल कर दिया, मतलब सैलरी बढ़ गई एकदम खतरनाक, डॉटनेट बढ़ गई, पहले इतनी सैलरी नहीं थी। तो डॉटनेट कोर लॉन्च किया उसने। इसका पूरा नाम जो है ना एसपी डॉटनेट फ्रेमवर्क है, एसपी डॉटनेट फ्रेमवर्क, जो अभी जिसकी कोर की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जब फ्रेमवर्क आया था तो इसमें लोग को एक कंफ्यूजन ये था, और अक्सर मैं देखता हूं वो है भी, एक वर्ड यूज होता था एसपी डॉटनेट, एसपी डॉटनेट एमवीसी। तो लोग समझते थे कि ये मतलब एमवीसी ऐसा कुछ पूरा नाम है। देखो समझो बात को, एमवीसी जो है वो एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है। एमवीसी क्या है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, ये एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है। समझे बात को, लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन बताओ व्हाट इज एमवीसी, लोग बोल देते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, या फिर समझाने लगते हैं कि ये ऐसा डेटा यहां से आएगा, उसको उससे मतलब नहीं है। एमवीसी क्या है, आर्किटेक्चरल पैटर्न। अब ये आर्किटेक्चरल पैटर्न बहुत सारे फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जैसे जावा लैंग्वेज है उसका फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट, एमवीसी पैटर्न फॉलो करता है। नोड जेएस ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है, बैकएंड पे यूज होता है, ये भी क्या यूज करता है, एमवीसी। समझे बात को, तो बहुत रूबी ऑन रेल्स, रूबी ऑन रेल्स ये भी एक फ्रेमवर्क है, तो ये भी क्या यूज करता है, एमवीसी पैटर्न यूज करता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एक हार्ड काम क्या किया, इसने जो अपना फ्रेमवर्क लॉन्च किया ना उसका नाम ही ASP.NET MVC रख दिया। समझे बात को, तो कंफ्यूज नहीं होना, एमवीसी क्या है, एक आर्किटेक्चरल पैटर्न जिसको मल्टीपल फ्रेमवर्क यूज करते हैं, बस यहाँ पे नाम के साथ जुड़ गया और कुछ नहीं। क्लियर है। ये जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो 4 फोल्डर रहेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर, वो ये एमवीसी। समझे, MVVM भी रहता है, मॉडल व्यू व्यू मॉडल। समझे, तो वहां अपने को नहीं जाना है। तो इस तरीके से मल्टीपल जो है वो आर्किटेक्चरल पैटर्न है। क्लियर है। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क इसका रियल नेम जो है, जो 2015 के अंदर जिसकी लास्ट रिलीज आई समझ लो, उसका नाम क्या है, डॉटनेट फ्रेमवर्क। इसी को इंटरव्यूअर कभी कभी एमवीसी बोल देता है, तो उसको नहीं पता है, हिस्ट्री नहीं पता उसको। समझे बात को, कोई तो बहुत बड़ा नहीं बैठे था तुम लोग का इंटरव्यू लेने के लिए। क्लियर है। इसी को एमवीसी बोलते हैं नॉर्मली। हालांकि डॉटनेट कोर भी जो लॉन्च हुआ वो भी एमवीसी ही है, उसके नाम के आगे से एमवीसी हट गया बस खाली। समझे बात को, तो डॉटनेट कोर हम पढ़ेंगे वो भी एमवीसी ही है, मॉडल व्यू कंट्रोलर ही पैटर्न फॉलो करेगा वो भी, बस उसके नाम के आगे से हट गया, इसलिए मैं क्लियर कर दिया तो तुम लोग को वहां पे हटे तो समझ में आए बात। तो ये हो गया। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर 3 फोल्डर रहते बस, और कुछ नहीं, उसके डिटेल आगे अपने देखेंगे। तो ये कंप्लीटली क्या था, विंडोज बेस्ड था। अब ये विंडोज बेस्ड था तो जाहिर सी बात है लिमिटेड और भी कस्टमर्स है, उनको टारगेट करना जरूरी है, और भी यूजर्स है। तो 2016 के अंदर जो है वो क्या बोलते हैं, डॉटनेट कोर 1.0 आया। देखो 2016 के अंदर, समझे बात को। अब यहां से पूरी जो है वो दुनिया बदल गई। उसके बाद ये पिक्चर में देखो तो तुम लोग को समझ में आएगा, जो ऊपर वाली रिलीजेस है यहां तक देखो, ये किसकी है, ये डॉटनेट फ्रेमवर्क की है, और नीचे वाली रिलीजेस क्या है, डॉटनेट कोर की है। अब यहां ध्यान से देखना, देखो 2, 5, 6, 10, 12, 15 तक 4.8 4.5 आया, बराबर है। 16 के अंदर नीचे देखो डॉटनेट कोर 1.0, मतलब डॉटनेट कोर लॉन्च हो गया। अब 17 के अंदर डॉटनेट कोर 2, मतलब डॉटनेट का सेकंड वर्जन आया, साथ ही साथ इसकी एक पैच रिलीज यानी अपडेट इसका आया, डॉटनेट फ्रेमवर्क का एक अपडेट। ये सब तुमको याद नहीं रखना है, तुम लोग को समझना है। वैसा मत समझे कि इंटरव्यू ये सब पूछेगा, ये मैं तुम लोग को समझा रहा था कि तुम लोग क्या पढ़ रहे हो वो समझे। लोग को ये नहीं समझता कोर क्या है, फ्रेमवर्क क्या है। थाना से पढ़े हुए स्टूडेंट लोग को मैं देखा हूं, जो थाने से महंगी महंगी फीस देके पढ़े, उनको भी नहीं समझता है। तो इसको समझो कि जो पढ़ना है वो पता भी होना चाहिए। तो 27 के अंदर 4.7 की पैच रिलीज आई, इसका अपडेट एक आया, और डॉटनेट कोर 2 भी आया। कि किसी को अगर पहले से कोई कंपनी अगर डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज कर रही है तो उसको तो सपोर्ट प्रोवाइड करना है ना, उसके लिए अपडेट भी तो लाना है। बंद थोड़ी हो जाएगा कंपनी, सीधा डॉटनेट कोर पे थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी अचानक। तो फिर 19 के अंदर डॉटनेट कोर का 3rd वर्जन आया, और साथ में 4.8 ये लास्ट रिलीज तुमको दिखेगी। अभी विजुअल स्टूडियो में मैं दिखाऊंगा कि 4.8.1 जो है वो लास्ट 2019 की रिलीज थी वो। उसके बाद ये 3 आया, उसके बाद 4 नहीं आया।
उसकी वजह क्या थी कि ऑलरेडी ये देखो 4 चल रहा था, 4.0, 4.5, 4.5, 4.7, 4.8। बोले अगर यहाँ पे 4 निकालेंगे अपने 3 के बाद तो लोग समझेंगे कि डॉटनेट फ्रेमवर्क की रिलीज है ये, इसलिए इन्होंने 4 नहीं निकाला, सीधा 5 आया। और यहाँ पे एक चेंज देखो, यहां तक नाम देखो कोर वर्ड यूज हुआ है, 5 जैसी आया ना कोर वर्ड इन लोगों ने हटा दिया। क्यों? उसकी वजह थी ऑलरेडी लोग जावा को सुने हुए थे, जावा के अंदर ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको बोलते हैं कोर जावा, और जो एडवांस है उसको बोलते हैं एडवांस जावा। तो लोग को ऐसा लगता है डॉटनेट कोर मतलब ये कोई ऐसा छोटा सा फ्रेमवर्क है क्या, मतलब इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए यूज होगा नहीं होगा। तो कोर वर्ड की वजह से लोगों को क्या होता था, एम्बिगिटी हो रही थी, मुगालता और धोखा लग रहा था लोग को। समझे बात को? तो इन्होंने कोर वर्ड डॉटनेट 5 से हटा दिया। उसके बाद 5 आया, 6 आया, 7 आया, और 2023 के अंदर 23 लास्ट उसके अंदर क्या आया, 8 आया। और अभी मेरे ख्याल से लास्ट वीक 12 नवंबर को आया 9, डॉटनेट 9। तो अब इसमें समझो अपने जो पढ़ेंगे वो डॉटनेट 8 पढ़ेंगे, 9 नहीं पढ़ेंगे। उसकी वजह समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी इवन नंबर वाले वर्जन है, मतलब 8 हो गया, 6 हो गया, ये इवन नंबर वाले वर्जन जो होते हैं उनको बोला जाता है LTS, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। इवन नंबर वाले वर्जन जो है ना उनको बोला जाता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और ऑड नंबर वाले जो है उनको बोला जाता है क्या, स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट। शॉर्ट टर्म सपोर्ट नहीं, समझे, स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट। तो कंपनी जो शिफ्ट होती है ना वो हमेशा LTS वर्जन पे शिफ्ट होती है। अब ये डॉटनेट 9 आया है, कोई कंपनी मूव नहीं करेगी, 10 का इंतजार करेगी क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहेगा। समझे? जैसे हम लोग की कंपनी पे डॉटनेट 8 पे शिफ्ट हुई, 7 आया तो कोई मसला नहीं, 6 पे काम कर रहे थे सब, 6 से 8 पे शिफ्ट हुए, अब 8 से 10 पे शिफ्ट होंगे तो अपने को क्या पढ़ना है, 8 ही पढ़ना है। समझ में आई बात? तो ये जो है LTS और STS वर्जन का फर्क है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अभी लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो डॉटनेट 9 चल रहा है, अपने को पढ़ना है डॉटनेट 8। क्लियर है? और इसको बनाने के लिए तुमको पहली चीज तो एक चेंजेस करना पड़ेगा। ये इंस्टॉलर दिख रहा है, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, इसके अंदर आना पड़ेगा। नेट तो कनेक्ट है नहीं, यहां पे आके तुमको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। हाँ चलो खुल गया विंडो, और मॉडिफाई करो पे क्लिक करोगे तो ये विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलर का ये खुलेगा। अब यहाँ पे तुमको ASP.NET वेब डेवलपमेंट, अभी तक तुम वेब एप्लीकेशन नहीं बना रहे थे, तुम सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन बना रहे थे, इसलिए ये चेकबॉक्स था ना, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ देखो, यहाँ मैं उस पर करा तो उल्टी आ जा रही है। तो इसमें बिल्ड WPF, विंडोज फॉर्म्स, कंसोल एप्लीकेशन यूजिंग C#, ये सब आ जाएगा। लेकिन वेब एप्लीकेशन का टेम्पलेट तुमको कब दिखाई देगा, जब तुम ये इंस्टॉल करोगे, ये कंपोनेंट। समझे बात को? तो यहाँ पे आके ये चेकबॉक्स को क्लिक करने का, चेक करने का, उसके बाद जैसे इसको चेक करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन तुमको दिखेगा, ये सब के सब चेकबॉक्स को क्लिक करके चेक कर लेने का। जब तुम चेक कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे तुमको दिखाएगा कि भैया इतनी इतनी स्पेस और लगेगी। इंस्टॉल कर लो, प्रॉपर सब इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो उसके बाद तुमको विजुअल स्टूडियो पे आना है, और विजुअल स्टूडियो पे तुमको फिर टेम्पलेट दिखेगी, जब वेब एप्लीकेशन की टेम्पलेट दिखेगी, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और यहां पे अब तुमको कंसोल सेलेक्ट नहीं करना है। समझे बात को? अभी तक तुम कंसोल एप्लीकेशन तो ये फिल्टर कर रहे थे ना तुम, मैं यहां पे आके अब वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करूंगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नीचे आओ, वेब। देखो जैसे वेब सेलेक्ट किया, बहुत सारी टेम्पलेट आ गई। समझे बात को? अब ये टेम्पलेट में सिलेक्शन लोग को नहीं आता है, ध्यान देना। ये देखो, ये न्यू जो अपडेट आया है ना 8 के अंदर ये आ चुका था, अब इसके टेम्पलेट भी आ गई, एस्पायर। तो अपने काम का नहीं है, ASP.NET कोर वेब ऐप, ASP.NET कोर MT, ASP.NET कोर कहाँ गया, ये देखो, ये .NET फ्रेमवर्क जो 2015 तक चला ना, कोर से पहले का .NET फ्रेमवर्क, ये उसकी टेम्पलेट है। तो इसमें क्या लिखा है देखो, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, लेकिन किसकी है, .NET फ्रेमवर्क की है, और अपने को किसकी चाहिए, .NET कोर की चाहिए। तो कहाँ गया भाई, ASP.NET कोर वेब ऐप, यहाँ सर्च कर लो। चलो
ASP.NET Core Web API, ASP.NET Core Web App, देखो दिख रहा है ASP.NET Core Web App मॉडल व्यू कंट्रोलर। और इसमें खास बात है कि सी शार्प में डेवलप होगी, देखो, और लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज पे चलेगी। और ये एप्लीकेशन की टाइप क्या है? वेब। समझे? तो ये अपना कौन सा टेम्पलेट है? .NET कोर की वेब एप्लीकेशन बनाने का टेम्पलेट है। तो ये यूज करना है अपने को, समझे बात को? ये एक मरतबा इस पे क्लिक कर दोगे ना, यहाँ पे आने का, यहाँ पिन करके रख देने का। देखो यहाँ दिख रहा है, ये तुमको यहाँ पे पिन किया हुआ दिखेगा। मैं दो चीज को पिन करके रखा हूँ, क्लास, लाइब्रेरी और ये। अगर कोई कंसोल एप्लीकेशन को पिन करना है तो मैं यहाँ आके पिन कर दिया। तो अब मुझको बार बार यहाँ देखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। क्लियर है? तो ये ऑटोमेटिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर के फोल्डर बना के देगा। एक तुमको प्रोजेक्ट का टेम्पलेट बना के दे देगा, उसमें program.cs पहले से रहेगी, और मॉडल का फोल्डर, व्यू का फोल्डर, कंट्रोलर का फोल्डर, और बहुत सारी स्टार्टअप की चीजें रहेगी। तो उसको एक नजर देख लो। हम वैसा स्टार्ट नहीं करेंगे, हम हर चीज खुद ओन से बनाएंगे, टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे हम। मतलब स्क्रैच से जो हम स्टार्ट करेंगे और सारी चीजें खुद से बनाएंगे। लेकिन एक नजर तुम लोग देखो कि अपने को बनाना क्या है, ताकि तुम लोग को स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। बहरहाल, तो मैं यहाँ पे आया। और एक और खास बात, अगर तुम लोग .NET फ्रेमवर्क का देखोगे टेम्पलेट, मैं लिखा .NET फ्रेमवर्क, देखो ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे सी शार्प में बनेगी, विंडोज पे चलेगी, दिख रहा है? बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विंडोज बेस्ड है। यहाँ पे इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन हर किसी से पूछेगा ही। हर इंटरव्यूअर तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा जब .NET कोर का प्रोफाइल रहेगा। वो बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MVC एंड कोर। यहाँ पे MVC मतलब क्या? .NEट फ्रेमवर्क। कोर मतलब तुम्हारा लेटेस्ट वर्जन। इसी को वो ऐसे ही पूछ सकता है जो सही जानकार इंटरव्यूअर रहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन .NEट फ्रेमवर्क एंड .NEट कोर, ओल्डर वर्जन और न्यूअर वर्जन। तो सबसे पहला आंसर जो तुम्हारे मुंह पे आना चाहिए वो क्या है? प्रीवियस वर्जन जो है वो विंडोज बेस्ड है, और ये क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये वर्ड यूज करना, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है सारे प्लेटफॉर्म पे चलेगा। समझे बात को? ये नहीं बोलना है इट कैन बी रन ऑन विंडोज एंड मैक ओएस, एंड उसको वर्ड यूज करो क्रॉस प्लेटफॉर्म, उसको बोलने दो ना। समझे? टर्म तुमको बहुत काम देते हैं इंटरव्यू के अंदर। बहरहाल, समझ में आई बात? तो मैं यहाँ पे अब कोर के टेम्पलेट में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ASP.NET कोर वेब ऐप। तो ASP.NET कोर वेब ऐप अगर मैं ये यूज करूंगा तो फिर मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं बन के आएगा। मैं ये, क्योंकि एम्प्टी है, और ASP.NEट कोर वेब ऐप ये सिलेक्ट करूंगा तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मैं इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट, या फिर इसी पे डबल क्लिक करो, दोनों एक ही जगह तुमको लेके जाएगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद तुमको जो है अपना प्रोजेक्ट का और सॉल्यूशन का नेम बताना है। तो मैं लिख दिया माय फर्स्ट वेब ऐप। ठीक है, माय फर्स्ट वेब ऐप, और मैं सॉल्यूशन का नाम दे दिया कोर, या कोर ऐप सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ कोर ऐप सॉल्यूशन लिख दो, यहाँ पे इसको थोड़ा नाम छोटा कर देते हैं, वेब ऐप। अब इसको मैं नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद तुमको यहाँ पे वर्जन दिखाएंगे, देखो 6, 7, 8। अब तुम जितने वर्जन चाहो इंस्टॉल करो वो सारे यहाँ पे तुमको शो होने लगेंगे। तो 6 देखो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, 8 लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, 7 स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट है। अगर मैं अभी विजुअल स्टूडियो को अपडेट कर दूं तो यहाँ पे फौरन मुझको क्या दिखाने लगेगा? 9 भी दिखाने लगेगा। तुम लोग क्या विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली SDK इंस्टॉल होता है। SDK मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ये फॉर एग्जांपल 6, तुम अभी ये .NET 9 रिलीज हो गया, बराबर है। तुमको काम करना है .NET 3 पे, तुम्हारा प्रोजेक्ट है .NET कोर 3 पे। .NET फ्रेमवर्क का भूल जाओ, उसकी बात अब मैं कर ही नहीं रहा हूं। तुमको .NET कोर 3 पे काम करना है। अब तुमको यहां दिखाएगा ही नहीं वो, उसकी वजह है 5 तक सब ठीक चला है। अब 6 लॉन्च हुआ ना, तो इन्होंने 6 से पहले वाला जितना भी वर्जन था उसको आउट ऑफ द सपोर्ट कर दिया। अभी अगर मैं 5 इंस्टॉल करूंगा अलग से जाके वेबसाइट से, यहाँ दिखाएगा लेकिन वहां पे आउट ऑफ सपोर्ट दिखाएगा, लिख के आएगा, शायद एक बैच में दिखाया अभी मैं इंस्टॉल करके। तो 5 अगर मैं इंस्टॉल करूंगा तो क्या दिखाएगा? वो आउट ऑफ सपोर्ट दिखाएगा। लेकिन अब मेरी जिद है, मेरे को 5 पे ही काम करना है।
समझे बात को, और यहाँ दिखेगा नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और .NET 5 का SDK डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मुझको फिर यहाँ पे वो भी शो होने लगेगा। एक बताओ, मैं पूरा कर दिया था 1 2 3 5 6 7 8 9 7 8 तक सब आ रहा था, समझे। लेकिन अब वो उसके अपने को इतना बीड़ी कांडी की जरूरत नहीं है, समझे बात को, और करना भी नहीं, क्या जरूरत है। तो क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट अभी .NET 3 पे था, हम लोग का कंपनी का प्रोजेक्ट, अब .NET 8 पे शिफ्ट हुआ है, 3 से डायरेक्ट 6 पे भी नहीं 8 पे। समझ में आई बात। तो SDK लोग को नहीं पता होता। SDK मतलब क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो किट, जो नेसेसरी चीज है, वो .NET 3 के अगर तुमको चाहिए तो .NET Core 3 का SDK डाउनलोड कर लेने का, इंस्टॉल करने का। जैसे इंस्टॉल करते हैं, क्लिक 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 फिनिश, तो तुमको यहाँ पे वो दिखने लगेगा। वही चीज विजुअल स्टूडियो के इंस्टॉलर से भी होती है। एक और कमाल की बात, विजुअल स्टूडियो के इंस्टॉलर से भी वो चीज होती है। आजकल ही सीखो तुम लोग कि मतलब क्या चीज, क्या पढ़ के आ रहे हो तुम लोग। शायद तुम लोग को कंपनी में जाने के बाद अंदाजा लगे इस चीज का। अवेलेबल, नेट चालू ही करना पड़ेगा, कर देता हूँ। चलो बता देता हूँ तुम लोग को एक चीज, क्योंकि आज कोड नहीं करना है, आज समझना है कि पढ़ना क्या है तुम लोगों को। ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये सारी चीज अभी अपडेट भी चेक कर रहा है। तो यहां से इंस्टॉलर के थ्रू भी तुम लोग जो है वो जो वर्जन तुमको चाहिए वो डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, सॉरी यहाँ नहीं। और हाँ, एक और चीज, अभी अगर कोई विजुअल स्टूडियो में कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे आने का, मोर पे क्लिक करके इसको रिपेयर कर देने का। देखो रिपेयर का बटन दिख रहा है, दिखा, यहां से तुम लोग कर सकते हो। मैं मॉडिफाई पे क्लिक किया, मेरे एग्जिस्टिंग वर्जन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, कम ज्यादा जो भी मुझको कंपोनेंट करना है। यहां दिख रहा है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में आने का। अब यहां पे देखो .NET 5 दिख रहा है, मैं .NET 5 अगर यहां से भी करूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, समझे। देखो SDK वर्ड तुमको यहां दिखेगा, SDK दिख रहा है। मैं उस पर टूल टिप पे क्लिक कर रहा हूं ना तो गायब हो जाएगा। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में आए, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में आने के बाद .NET 5 बराबर देखो अनचेक्ड है। अगर मैं चेक करके यहाँ पे मॉडिफाई कर दूंगा ना तो ये .NEट 5 भी वहां पे दिखने लगेगा। और देखो .NET Core 2.1 रन टाइम आउट ऑफ सपोर्ट, ठीक है, आउट ऑफ सपोर्ट, 3 आउट ऑफ सपोर्ट, 5 आउट ऑफ सपोर्ट। तो ये वर्जन तुम चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड वर्जन नहीं है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सपोर्ट खत्म कर दिया है। तो तुमको इवन नंबर्स पे चलना है, 6 8 उसके बाद 10। बात समझ में आई? बस तो यहां से इंस्टॉल कर देना। मैं असल में अभी जब ये एक्सिलिया ज्वाइन किया ना, तो एक्सिलिया ज्वाइन करने के बाद हम लोग का प्रोजेक्ट जो चल रहा था .NET Core 3 पे, या विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं। तो मैं क्या किया, मैं ये आगे इंस्टॉल कर लिया, समझे बात को। SDK वगैरह मतलब मेरे को पता था कि यहाँ से भी काम, कंपनी बहुत सारी चीज सीखने मिलती है। अभी इससे मैं गुजरा तो तुम लोग को बता रहा हूँ, कभी मैं अगर मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं आया होता तो मैं नहीं बता पाता। तो यहाँ के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में आगे भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो, क्लियर है। तो ये इंस्टॉलर बन, ठीक है। तो मैं .NET 8 के अंदर बना रहा हूँ। अभी ये ऑथेंटिकेशन टाइप, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये सब ध्यान नहीं देना तुमको। डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, हाँ कंसोल में था ये। अभी कोई बोलता पहली बार देख रहे तो फिर उसका मुंह देखता मैं, समझे बात को। तो ये ऑलरेडी जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो अनचेक्ड है, मतलब क्या रहेगा, मेन मेथड नहीं आएगा। अगर मैं डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट कर दूंगा यानी चेक, तो फिर आ जाएगा, तो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूं, तो ये मेरे को एक .NET कोर की वेब एप्लीकेशन के एक बेसिक टेम्पलेट बना के दे देगा। ये कोड तुम यहां लिख लो, ये कोड तुम यहां लिख लो, ऐसा ऐसा है, समझे बात को। अब इसको मैं, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आया, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आया यहाँ पे। अब ये पूरी कोर की टेम्पलेट है,
समझे बात को? ये कोर की टेम्पलेट है, इसमें देखो कंट्रोलर का एक फोल्डर है, मॉडल का एक फोल्डर है, व्यू का एक फोल्डर है, दिख रहा है? अरे बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें, सब पे अपने को ध्यान नहीं देना है। और प्रोग्राम डॉट सी एस ऐप सेटिंग डॉट जेसन, क्लियर है? ये क्या रहेगा वो सब बात की बात है। अभी देखो मैं तुमको एक बात समझाता हूँ, तुमको फोकस करने में आसानी होगी। कभी भी जब भी कोई भी लैंग्वेज तुमको पढ़ना है, कोई सी भी चीज पढ़ना है, जिंदगी का कोई भी काम रहेगा तुमको आईटी के अंदर, तो जितना तुम्हारी प्लेट का खाना है ना, उस पर फोकस करना। यानी अभी तुमको पूरा प्रोजेक्ट नहीं समझना है, लेकिन जो चीज समझा रहा हूँ वो चीज पे फोकस करना है। समझे बात को? जैसे अपने जब स्टार्ट किए थे सी शार्प पढ़ना, तो एक बेसिक कंसोल एप्लीकेशन बनाए थे, तो वहाँ नेम स्पेस भी थी, मेन मेथड भी था, फंक्शंस भी थे, क्लास भी थी, बहुत सारी चीजें थी। पहले दिन समझी थी क्या? नहीं। पहले दिन तुमको ये समझ में आता कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसको प्रिंट कैसे करते हैं, फिर यूजर से वैल्यू लेते कैसे है, तो स्लो स्लो समझता है। तो हम अनियन पैटर्न फॉलो करते हैं कि प्याज का एक छिलका निकला, फिर दो पूरी प्याज एक साथ नहीं, समझेगा ही नहीं। समझे बात को ना? प्याज हाथ में आएगी, क्लियर है? तो जितनी चीज पढ़ रहे हैं कंपनी में भी हम लोग जब काम करते हैं ना, तो अपना जो जिस मॉड्यूल पे हम काम करते हैं ना, उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जाहिर सी बात है हम लोग क्रिच नहीं है, पूरा समझ में आएगा ही नहीं। तो क्या करने का, जो पढ़ रहे हैं ना उस पर फोकस, आजू बाजू ध्यान नहीं देने का। वो चीज तुम, मैं रिलेवेंट चीज को फोकस करवाऊंगा तुमसे, समझे बात को? नहीं तो अभी बोलेगी ये जेसन क्या है, अभी उसकी बारी आई है क्या? नहीं आई है। जिसकी बारी जब आएगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, या अगर रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा तो पहले उसको समझाऊंगा, फिर मेन कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, ठीक है? तो ये बेसिक टेम्पलेट अपने सामने आ गई। अब मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको रन कर रहा हूं। तो यहां पे मैं क्लिक किया रन, बिल्ड स्टार्टेड, कुछ लिखा ही नहीं तो कोई मसला ही नहीं है। बिल्ड हुआ, बिल्ड सक्सीडेड, और इसका आउटपुट कहां आएगा? वेब ब्राउजर पे, क्योंकि ये क्या है? वेरी गुड, चलो मतलब सब है साथ में। अब समझो अगर सी शार्प अगर वेब एप्लीकेशन पे पढ़ाई जाए तो एक आउटपुट आने कितना टाइम लगेगा? समझे बात को? इसलिए लैंग्वेज हमेशा किससे पढ़ाई जाती है? कंसोल पे। आउटपुट आ गया। ये जो टेम्पलेट तुमको दिख रही, जो टेम्पलेट तुम देखे, उसका आउटपुट है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है अभी फिलहाल। ये एक बेसिक टेम्पलेट का बेसिक आउटपुट है जो मैं तुम लोगों को समझाया। अब ये वेलकम कहां से आ रहा है, ये लर्न अबाउट, ये क्या हो सकता है तुम लोग के हिसाब से? वेरी गुड, ये HTML लिखा हुआ है। ये ऐसा बन के किससे आता है? वेरी गुड, एंकर टेक्स्ट से ऐसी लिंक बन के आती है। ये क्या दिख रहा है तुम लोग को? H1 H2 ऐसे ही कोई टाइप की चीज होगी, हेडिंग टाइप की। इसको क्या बोलते हैं जो पूरा बार है? वेरी गुड यार, मजा आएगा पढ़ाने तो, मतलब पब्लिक एकदम मजबूत स्टूडेंट हो गए अपने। तो इसीलिए पहले HTML पढ़ाया था, ताकि मैं पहले ही दिन बता सकूं कि .NET कोड के अंदर तुमको सारी चीजें दिखेगी। तो इतना तो समझ में आया कि ये कहीं तो लिखा हुआ है, बराबर है? तो तुम्हारे टेम्पलेट के अंदर आयो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, इसको पिन कर दो यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे जो कुछ भी दिखने वाली चीज है वेब एप्लीकेशन पे, मतलब क्या? सारा HTML वो कहाँ रहेगा? व्यू के अंदर रहेगा। व्यू अपने बोलते हैं ना, बहुत एक नंबर व्यू है, वही है ये। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे ये बहुत सारी फाइल है, उस पर ध्यान नहीं देना। जो काम की चीज है वो बता रहा हूं। जो बेसिक चीज है, मतलब कोई भी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो एक कैनवास होता है, उसके ऊपर पेंट स्टार्ट करते हैं ना तुम। तो वो जो कैनवास होता है ना, बेसिक कैनवास, वो है तुम्हारा अंडरस्कोर लेआउट। मैं उसको ओपन किया, ये है वो बेसिक जो तुमको दिख रहा है, वो यहां से आता है। अब ये वो कैनवास है, तो इसको एक और वर्ड यूज करते हैं, मास्टर पेज। जो भी तुम्हारे जितनी भी चीजें जो दिखेगी, दिखने वाली रहेगी, वो ऑन द होल किस पे रहेगी? इस पे रहेगी। समझे बात को? किस पे? अंडरस्कोर लेआउट। अगर कोई क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है, पूछते भी है, मास्टर पेज कौन सा है .NET कोड के अंदर? अंडरस्कोर लेआउट। समझे बात को? सारी चीजें इस पर तुमको
दिखेगी। अब ये जितने भी व्यू है, देखो हर फाइल को पहचानने के लिए उसका एक्सटेंशन होता है। अगर कोई ऑडियो फाइल है तो उसके .mp3 एक्सटेंशन है, और भी बहुत सारे हैं। और कोई वीडियो फाइल है तो क्या है, उसका MP4 है, और भी बहुत सारे एक्सटेंशन है, अलग अलग फाइल है। तो एक्सटेंशन के बेसिस पे तुम पहचान लेते हो ये फाइल के अंदर कौन सा कंटेंट है, बराबर है। अभी जावास्क्रिप्ट है तो JS है, C# है तो CS है, HTML फाइल है तो HTML है, समझे। वैसे अगर व्यू है तो उसमें CS HTML, ये उसका एक्सटेंशन है। इंटरव्यूअर पूछता है कि व्यू का एक्सटेंशन क्या है, तो क्या है .cs HTML। अब ये CS HTML क्या है, तो देखो इस बात को समझो, व्यू के ऊपर दो टाइप के कोड लिखे जाएंगे, C# और HTML। इसलिए क्या है ये CS HTML। इसी का दूसरा नाम है रेजर पेजेस, रेजर व्यू। रेजर का मतलब ये होता है कि इस पर C# भी लिखा जाएगा और HTML भी लिखा जाएगा, समझे। ये रेजर व्यू। अभी रेजर के बारे में आगे और बात करेंगे, रेजर व्यू इंजन क्या होता है और कैसे चलता है। बहरहाल तो ये तुम्हारा लेआउट है, मैं इसको थोड़ा सा इसकी दिखाता हूं तुम लोगों को। टाइप टू वर्ड सर्च फॉर नहीं करना है भाई, पता नहीं कहां से आया। ये लेआउट पता नहीं आगे कैसे स्ट्रक हो गया। बहरहाल तो कोई नोटिस किया ये कोड किससे मिलता जुलता है, ऊपर से देखो। हाँ HTML डॉक टाइप क्यों यूज होता है, HTML का वर्जन है ना वही। ये क्यों यूज होता है, लैंग्वेज के लिए, देखिए है ना सब चीज। हेड टैग बराबर, HTML के अंदर दो रूट टैग, पहला रूट टैग क्या है HTML खुद, उसके अंदर दो मेजर है, हेड और बॉडी। तो ये हेड टैग है, इसके अंदर हेड टैग के अंदर दिख रहा है ये क्यों यूज होता है, लिंक टैग। एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए। CSS तीन टाइप से लिखते हैं, इंटरनल, पहले इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन तो जगह पे तुम एट्रीब्यूट लेवल पे लिख दोगे, और इनलाइन का ऊपर स्टाइल टैग के अंदर लिखोगे, और एक्सटर्नल का अलग फाइल में लिखोगे और फाइल को लिंक टैग के थ्रू लिंक कर दोगे। दिखा ये हेड टैग के अंदर पहले से, मैं लिखा क्या नहीं, ये टेम्पलेट पहले से अपने को मिला है, जिसको मैं क्या बोलता, जिसको ये समझेगा ये भी समझेगा। तो ये हो गया। अब यहां पे देखो कमाल की बात, इसने लिंक कौन सी फाइल को किया है, bootstrap.min.css। ये भी अपने देखिए, मैं बोला .NET कोर के अंदर बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेशन होता है बूटस्ट्रैप का, समझे बात को। फिर उसके बाद इसने site.css। अब तुमको कोई अपनी CSS लिखना है, कोई तुमको अपनी खुद की CSS लिखना है, बूटस्ट्रैप को नहीं यूज करना है, तो उसके लिए एक फाइल है site.css। ये भी अपने आगे देखेंगे, ये फाइल है। यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आओगे, वेब रूट का फोल्डर है, www रूट लिखा है, इसको वेब रूट बोलते हैं। वेब रूट के अंदर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CSS के अंदर site.css। तो मैं आया CSS का फोल्डर ओपन किया, देखो site.css लिखा है, क्लियर है। तो कोई अपनी CSS लिखना है तो तुमको वहां पे मिल जाए। फोल्डर स्ट्रक्चर को समझो, समझे बात को। इस तरीके से बहुत सारी फाइल तुमको यहाँ पे लिंक होके मिलेगी। अब ये हेड टैग को मैं यहाँ पे कोलैप्स करने का ऑप्शन नहीं दिया, चलो ठीक है। अब यहां से स्टार्ट हुआ है बॉडी टैग, लाइन नंबर 11 से। अब बॉडी टैग के अंदर देखो एक हेडर टैग है, ये क्या है, हाँ वो तो ठीक है, इसको बोलते क्या है, सिमेंटिक। याद आया, सिमेंटिक HTML, नैव बार, हेडर, फूटर, साइड बार, बताया हूं HTML गैप भी उसमें। तो सिमेंटिक टैग है, ये सब फ्रंट एंड वालों की चीजें हैं, लेकिन अच्छा डेवलपर बनना तो सब पता रखने का। फ्रंट एंड पे काम मिला तो वहां पे भी एकदम जलवा बिखेर देने का अपना, डरने का नहीं किसी से। तो हेडर मतलब ये तुम्हारा यहाँ पे जो चीजें आ रही है वो सारा कहां पे रहेगा, कोड हेडर। अब मेरे को पता है कि हेडर के अंदर मेरे को मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं। इसका कोई अपना इंपैक्ट नहीं दिखेगा वेब एप्लीकेशन पे, हेडर का कोई इंपैक्ट तुमको ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। मैं बताया सिमेंटिक टैग क्या है, तो सिमेंटिक टैग हेल्प करता है, सिमेंटिक टैग
ब्राउजर को एज वेल एज डेवलपर को, ये सेंटेंस मैं बोला हूं, रिकॉर्डिंग में देख लेना, कि ब्राउजर को और डेवलपर को दोनों को हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो क्या है, वो सिमेंटिक टैग है। तो ये हेडर, तो हेडर के अंदर देखो एक नैव टैग दिख रहा है, नैव बार के लिए यूज हुआ है। यही तुम्हारा जो ऊपर क्या है, ये नैव बार है। तो नैव बार यहां से बना है। अब देखो यहाँ पे एंकर टैग दिखा, एंकर टैग से जो चीज आई है, अब ए टैग, अब ये एएसपी कंट्रोलर, एएसपी एरिया, एएसपी एक्शन, इस पे ध्यान मत देना, खाली ये देखो वेब ऐप लिखा है। देखो यहाँ पे कहा गया, ये देखो कहां पे आया, हाँ यहाँ, सॉरी यहाँ दिखा वेब ऐप, ये पहला एंकर टैग है। और दूसरा कहां पे गया, इससे बटन बनी है, दिख रहा है, इससे क्या बनी है, बटन। और एक और कमाल की बात, इनपुट टाइप अपने देते थे तो उसमें एक टाइप बटन भी थी ना, देखो। और बाकी जो चीजें वो बूट स्ट्रैप की, और स्लो तुम लोग को आगे समझ जाएगा, एक साथ पूरी चीज मैं नहीं बता सकता। तो स्पैन टैग यूज हुआ है, देखो ये क्यों यूज होता है, किसी टेक्स्ट को इंडिविजुअल सीएसएस देना होता है, तो उसको किस में लिख देते हैं, स्पैन टैग के अंदर लिख देते हैं। अब देखो डिव टैग, एरिया डिवाइड करने के लिए। अब यहां पे देखो यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट, दो एलआई दिया, उसके अंदर एलआई के अंदर एंकर टैग बनाया है। तो पहले एलआई में क्या है, होम, देखो यहाँ होम दिखा, दूसरे एलआई के अंदर देखो प्राइवेसी, यहां प्राइवेसी दिखा, तो होम और प्राइवेसी। तो ये दोनों क्लिकेबल है, जैसे देखो इस पे लेके जा रहा हूं होम पे, तो नीचे एक लिंक बन के आ रही है, प्राइवेसी पे लिख के जा रहा हूं, नीचे एक लिंक बन के आ रही है। कब बन के आती थी, HTML में एंकर टैग पे, मतलब बिहाइंड द सीन एंकर टैग, तो यहां से बन के आ रहा है। अब फूटर देखो, डायरेक्ट फूटर दिख रहा है, ये देखो, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। अब फूटर के अंदर यहां पे तुमको दिख रहा है, देखो कहां गया, ये लाइन देखो, ये दिख रहा है। तो एम परसेंट, इसको एम परसेंट बोलते हैं, जो एंड लिखा है इसको क्या बोलते हैं, एम परसेंट। तो एम परसेंट कॉपी लिखा हुआ है, एम परसेंट कॉपी सेमी कॉलन, इतना लिखने से ये बन के आता है कॉपीराइट का सिग्नेचर। ये HTML है, ग्लोबल HTML, समझे। जैसे रूपी का सिग्नेचर तुमको लाना है, बटन तो है नहीं ना, अभी कॉपीराइट की बटन है क्या तुम्हारे कीबोर्ड पे, तो कैसे लाओगे, ऐसे लाओगे, समझे बात को। तुमको ब्राउजर पे दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, इंटरनेट पे सर्च कर लेने का जो तुमको दिखाना है। अभी रूपी का सिंबल दिखाना है, रुपीस का, तो उसके लिए भी ऐसे ही तुमको मिलेगा। तो ये एम परसेंट कॉपी सेमी कॉलन, उससे आता है। उसके बाद देखो सेमी कॉलन के बाद स्पेस है, उसके बाद 24, तो यहाँ पे लिखा है ना 24, फिर डैश वेब ऐप लिखा है। उसके बाद देखो एक एंकर टैग फिर स्टार्ट हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइवेसी, तो ये आ गया प्राइवेसी। तो ये हो गया तुम्हारा हेडर, ये हो गया तुम्हारा फूटर। अब आते हैं वेलकम। तो यहां पे आओ, कहां से तुम्हारी बॉडी स्टार्ट हुई है, बॉडी स्टार्ट हुई हेडर, हेडर के बाद डिव, डिव के बाद रेंडर बॉडी, हाँ ठीक। अब इंटरव्यूअर पूछता है रेंडर बॉडी क्यों यूज होता है। जितने भी तुम लोग व्यू बनाओगे ना, व्यू, जितने भी व्यू तुम लोग अभी आगे चल के बनाओगे, तो वो सब के सब आके यहां पे रेंडर होंगे। जितने भी तुम लोग व्यू बनाओगे ना, वो यहां पे आके रेंडर होगे। कहां, जहां रेंडर बॉडी लिखा हुआ है, यहीं पे रेंडर होगे। अब तुमको वेलकम दिखाता हूं, वेलकम कहां पे है, कंट्रोल F, हाँ आएगा, वही आएंगे, उसको बताया ही नहीं हूं मैं। मैं बता दूं कि ये बीच का बॉडी कहां से आया है। वेलकम कहां गया, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ भूल गया था, MVC पे काम नहीं कर रहा हूँ, रिएक्ट आ गया। हाँ देखो, अभी तुम बहुत, मैं यहाँ पे रेंडर बॉडी थोड़ी देर के लिए
इसके ऊपर मैं एक लाइन लिखता हूं अपना p टैग, ठीक है, माय पैराग्राफ, ये मैं लिख दिया। अब मैं इसको सेव करता हूं। हाँ, ये कंट्रोल S सेव किया, यहां पे आया, इसको रिफ्रेश किया, देखो दिख रहा है माय पैराग्राफ, दिखा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि माय पैराग्राफ जो है वो यहां पे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं आया? बात को समझो, बात समझ में आएगी। और ये यहां पे कोई वेलकम दिख रहा है क्या? जैसे मुझको एक करंट पेज में सर्च करना है तो मैं लिखा कंट्रोल F, अब मैं यहां पे वेलकम लिखा, ये क्या बोल रहा है? नहीं है, वेलकम नाम की कोई चीज यहां पे नहीं, तो वेलकम आया कहां से? तो देखो एक बात ध्यान दो, रेंडर बॉडी क्या करता है, तुम जितने भी आगे चल के व्यू बनाओगे ना, वो व्यू इस मेन पेज पे ला के रख देगा। उसके अंदर जो भी HTML CSS कुछ भी लिखोगे ना, वो तुमको रेंडर बॉडी की जगह पे आके दिखेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिखूं तो वो आएगा कहां पे पता है? ये मेन पेज के बीच में, क्योंकि ये जो पूरा मेन पेज आ रहा है वो कहां से आ रहा है? लेआउट से आ रहा है। और मैं कहां लिख रहा हूं? रेंडर बॉडी की जगह पे, तो जो भी आएगा वो मेन पेज पे तुमको दिखेगा। अब ये वेलकम कहां से आ रहा है? यार देखो एक नोटिस करने वाली चीज है, व्यू के अंदर होम, ये होम भी क्या है? एक व्यू है, .cshtml है। यहां पे आया मैं इंडेक्स, ये भी देखो कुछ कोड अभी नहीं समझेगा, इस पे दो तरीके का कोड तुमको दिखेगा। एक कोड जो @ से स्टार्ट होता है, अभी ये हट ही नहीं रहा है, अब दिखा कुछ कोड स्टार्ट हो रहा है @ से, तो जो भी कोड @ से स्टार्ट होगा वो C# का कोड है, बाकी सब क्या है? HTML। ये @ कहां दिखेगा तुमको? .cshtml फाइल में, C# के अंदर नहीं, वहां उसकी मीनिंग अलग है। जब कभी भी कोई भी रेजर व्यू पे तुमको @ दिख रहा है तो क्या है? C# का कोड स्टार्ट हो रहा है वहां से, समझे? तो अब अगर तुमको सिंगल एक लाइन का कोड लिखना है तो तुम @ लिखो, C# लिखना स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर तुमको मल्टीपल लाइन लिखना है तो C# लिखने के लिए एक ब्लॉक बना लो। तो @ एक ब्लॉक में बना दिया, ओपनिंग क्लोजिंग, अब इसके बीच में जितना C# लिखना उतना लिखो, समझे बात को? और बाकी ये क्या है? div टैग मतलब HTML, समझे बात को? तो कोई भी CSHTML फाइल पे जहां @ दिखेगा, ये सिंटेक्स को बोलते ही है रेजर सिंटेक्स, कि तुमको C# लिखना है, @ लगा के C# लिखने लगो, HTML लिखना है नॉर्मल HTML लिखो, समझे बात को? क्लियर है? सिंगल लाइन है तो डायरेक्ट @ यहां लगा दो, मल्टीपल लाइन है तो एक तुमको ब्लॉक बनाना है तो एक पूरा ब्लॉक बना के मैं यहाँ कितना भी लिख सकता हूँ C#, समझे बात को? इस तरीके से एक है प्राइवेसी, ये भी एक व्यू है, ये भी एक व्यू है और कुछ नहीं। अब सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि ये पेज आया कैसे, ये जो है मतलब कैसे हमें रन किया, ऑटोमेटिकली आ गया क्या? कुछ तो बिहाइंड द सीन कुछ तो चला है कि नहीं? इससे पेज लॉन्च हुआ, सब ऑटोमेटिकली नहीं होता है, कोई तो बिहाइंड द सीन कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो बात को समझो, तुम कहीं पर भी क्लिक करते हो, जैसे मैं यहां पे क्लिक किया तो चेंजेस होंगे URL पे, मैं यहां पे क्लिक करूंगा, आया URL पे चेंजेस हुए, मैं यहां क्लिक किया होम पे, URL पे चेंजेस हुए, दिख रहा है? तो वेब एप्लीकेशन कम्युनिकेट करती है बैकएंड से, किसके थ्रू? URL के थ्रू, समझ में आई बात? तुम्हारे ब्राउजर जो है वो कम्युनिकेट करेगा बैकएंड से, किसके थ्रू? URL के थ्रू। कोई भी चीज मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो मैं क्लिक करने पे क्या कर रहा हूं? URL को अपडेट कर रहा हूं, समझे बात को? URL अपडेट हो रही है, मैं URL मैं यहाँ चाहूं तो मैं यहाँ डायरेक्ट आके ऐसा मैं लिख दूं home/privacy, आया ना प्राइवेसी? अभी तक मैं ये काम कैसे कर रहा था? बटन के क्लिक पे ये काम कर रहा था, समझे बात को? ये जो मैं अभी किया ये मैं अपने ओन से लिखा ना, इसी को मैं अब मैनिपुलेट किससे कर रहा हूं? बटन के क्लिक पे। मैं देखो होम पे क्लिक किया, अब मैं प्राइवेसी पे क्लिक करता हूं तो ये अपडेट हो रहा है। ये मैं किसके थ्रू कर रहा हूं? बिहाइंड द सीन एंकर टैग चला रहा हूं।
वेब एप्लीकेशन तुम्हारे बैकएंड को कम्युनिकेट करती है किसके थ्रू, यूआरएल के थ्रू। तो अब ये क्या होम प्राइवेसी लिख रहा हूं, तो ऐसा क्या है, मतलब कैसे सब चल रहा है, तो देखो बात को समझो। तुम्हारी अब ये वेब एप्लीकेशन है, मैं होम पेज पे हूं। ये पेज आया कैसे पता है, कभी भी कोई भी एप्लीकेशन रन होती है तो पहली रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड पे, और वो बैकएंड पे जाती है कंट्रोलर के पास। बैकएंड पे जाती है कंट्रोलर के पास। तुम्हारा कंट्रोलर यहाँ पे बना हुआ है, मैं यहाँ पे आया, ये कंट्रोलर, ये कंट्रोलर का फोल्डर। अभी क्या है, तुम्हारा सी शार्प की फाइल है होम कंट्रोलर। मैं इस पे क्लिक किया, ये फोल्डर, ये फाइल। अब यहाँ पे कंट्रोलर बना हुआ है, अभी उसके डीप में नहीं जाऊंगा। तो ये होम कंट्रोलर है। तो कोई भी तुम क्लिक करते हो तो तुम क्या करते हो, एक रिक्वेस्ट भेजते हो बैकएंड पे। वो रिक्वेस्ट सबसे पहले रिसीव होगी कंट्रोलर पे, वो कंट्रोल करेगा तुम्हारी किसको, रिक्वेस्ट को, समझे। लेकिन कंट्रोलर तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, है कि नहीं। तो ये होम कंट्रोलर ही, अगर यहाँ पे 10 कंट्रोलर और रहे तो मैं कैसे बोलूंगा कि भैया वो कंट्रोलर पे जाना चाहिए एप्लीकेशन, होम पे मत जाओ। प्राइवेसी कंट्रोलर एक और है फॉर एग्जाम्पल, उस पे जाना चाहिए, कुछ तो है ना। तो देखो, एक बाय डिफॉल्ट पैटर्न तुमको डॉटनेट कोड की एप्लीकेशन के अंदर मिलता है, उसको भी चेंज कर सकते हैं, हम पढ़ के चेंज करेंगे भी। तो वो पैटर्न लिखा हुआ होता है program.cs के अंदर, उसको बोलते हैं राउटिंग। उसी को हम क्या बोलते हैं, राउटिंग। कि यूआरएल पर क्या लिखेंगे तो कौन सा कंट्रोलर होना चाहिए। तो देखो सबसे नीचे आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है पैटर्न। तो यूआरएल का पैटर्न यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई कंट्रोलर का नाम लिखो स्लैश एक्शन मेथड का नाम लिखो, समझे बात को। कंट्रोलर का नाम स्लैश दिख रहा है, फिर स्लैश एक्शन मेथड का नाम। तो यही तो यहाँ पे ब्राउजर पे चल रहा है। मैं जब प्राइवेसी पे क्लिक करता हूं, ये कंट्रोलर का नाम है होम और एक्शन मेथड का नाम है प्राइवेसी। तो होगा क्या पता है, तुम करते हो ब्राउजर से अपने किसी भी क्लास के मेथड को टारगेट। अब जब कभी भी एक्शन मेथड बोलूंगा तो उसका मतलब क्या है, एक क्लास का मेथड। और वो क्लास कौन सी है, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर एक क्लास है, सी शार्प की क्लास है और कुछ नहीं है, समझे बात को। कंट्रोलर क्या है, एक सी शार्प की क्लास है। वो अलग क्यों हो जाती है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट को हैंडल करती है, समझे बात को। तो वेब ब्राउजर से तुम अपने क्लास को टारगेट करते हो। अब क्लास खुद से तो कोई काम करती नहीं, क्लास के मेथड्स काम करते हैं, बराबर है। तो क्लास से काम तो होगा नहीं, तो क्लास के आगे मैं क्या बता दिया, उसका मेथड, समझे बात को। तो क्लास क्या है, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर स्लैश एक्शन मेथड। अब यहां पे मैं आया, देखो यहाँ पैटर्न क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलर स्लैश एक्शन मेथड। अब मैं ये प्रोजेक्ट को यहां पे किल करता हूं, बंद करता हूं। अब मैं अगेन इसको रन किया, लेकिन अभी मैं किसी बटन पे क्लिक नहीं किया, तो ये पेज कैसे आया, क्वेश्चन समझ रहे हो। अभी तो कहीं क्लिक वगैरह कुछ नहीं किया। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट राउट, कि इनिशियली वेब ब्राउजर खुलेगा तो कुछ तो दिखना चाहिए, क्लिक करने की बात तो बाद में है ना, पहले कुछ तो दिखना चाहिए। वो कहां से आया, तो देखो बात को समझो। ये राउट है डिफॉल्ट, ये बोला है कि अगर कंट्रोलर का नेम कोई प्रोवाइड नहीं करोगे तो मैं बाय डिफॉल्ट होम लूंगा। इन एक्शन का नाम कोई तुम नहीं बताओगे तो मैं क्या लूंगा, इंडेक्स। तो जैसे ही तुम प्रोजेक्ट रन किए ऑटोमेटिकली वो आया, ढूंढा होम कंट्रोलर और होम कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब होम कंट्रोलर में आओ, ये तुम्हारा होम कंट्रोलर है और वो क्या है, एक क्लास है। देखो एक क्लास है और उस क्लास के अंदर एक इंडेक्स एक्शन मेथड है, वो हिट हो गया, समझे बात को। नहीं यकीन आता, यहां पे लगाओ डिबग पॉइंट, समझे बात को। अब तुम लोग के लिए मैं रिफ्रेश नहीं करता हूं बल्कि बंद करके चालू करता हूं। ये मैं इस पे क्लिक किया, देखो डिबग पॉइंट ऑटोमेटिकली यहीं आएगा, आया डिबग पॉइंट, देखो यानी क्या हुआ, मेरी डिफॉल्ट राउट चल गई। अब ये जो मेरा एक्शन मेथड है, जो भी रिटर्न करेगा वो कहां चला जाएगा,
ब्राउजर पे जो भी रिटर्न करेगा ब्राउजर पे चला जाएगा। अब लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक व्यू रिटर्न कर रहा है। अभी व्यू क्या है वो देखेंगे आगे चल के, ये व्यू मेथड है, क्या है, क्लास है, सब देखेंगे। ये एक व्यू रिटर्न कर रहा है बराबर, लेकिन कौन सा व्यू रिटर्न कर रहा है मेरे को तो नहीं पता है। कैसे पता चलेगा, देखो एक बात को समझो, अगर कोई व्यू का ये नेम बताता कि ये मैं वो वाला व्यू रिटर्न कर रहा हूं, व्यू फोल्डर के अंदर जो कोई भी व्यू है, तो यहां पे तुमको डबल कोट्स में नाम दिखता, जो भी व्यू रिटर्न करेगा तुमको यहां डबल कोट्स में दिखेगा। और अगर यहां नेम नहीं लिखा हुआ है तो फिर समझ लेना एक्शन मेथड के सेम नाम का व्यू रिटर्न हुआ है। समझे बात को? यहां पे अगर कोई व्यू का नाम नहीं है तो कौन सा व्यू का नेम क्या है, कौन सा व्यू एग्जीक्यूट हुआ है, एक्शन मेथड के सेम नाम का व्यू गया है, ये समझ लेना। और अगर कोई दूसरा व्यू मेरे को भेजना है तो मैं डबल कोट्स में उसका नेम स्पेसिफाई करूंगा। ये बहुत डिटेल में अपने को आगे देखना है, खाली ओवरव्यू दे रहा हूं मैं तुम लोग को। तो ये एक्शन मेथड हिट हुआ, यहां तक समझा। ये एक्शन मेथड हिट होने के बाद अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो ये व्यू रिटर्न करेगा। तो व्यू यहाँ पे स्पेसिफिक बताया नहीं है, तो कौन सा व्यू है, इंडेक्स। तो देखो मैं व्यू के अंदर आया, मेरे को चेक करना है, मैं आया व्यू के अंदर आया और व्यू के अंदर देखो होम फोल्डर के अंदर आया, होम फोल्डर के अंदर इंडेक्स नाम का व्यू दिख रहा है, index.cshtml। ये व्यू रेंडर हुआ है, ये व्यू ब्राउजर पे गया है। ये व्यू को ओपन करो, ये व्यू में लिखा हुआ है वेलकम, यही वेलकम वहां पे तुमको दिख रहा है। समझे बात को? अगर मैं अब कंटिन्यू कर दूं तो ये व्यू को ले जाके रेंडर कर दिया, आ गया वेलकम। तुमको चेक करना है, यहां पे आओ, वेलकम 111, इसको सेव करो, ये रिफ्रेश हुआ ऑटोमेटिकली। अच्छा डिबग पॉइंट हटा दो, तो हैरान रहोगे। आया, यहां आके मैं व्यू पे कहा गया, index.cshtml, इसको किया सेव, यहां पे आया, चेंज हो गया। समझे बात को? ये वेलकम कहां से आ रहा है। अब मेरे को ये पूछने का है कि मेरे व्यू पे तो खाली यही लिखा हुआ है, बराबर है, मेरे व्यू पे यही लिखा हुआ है, लेकिन ये बाकी ये सारी चीजें भी तो आ रही है लेआउट से। समझे बात को? तो तुम्हारा एक फिक्स लेआउट है, मास्टर पेज है, और वो मास्टर पेज तुम्हारा लेआउट यहां पे पहले से प्रेजेंट है। समझे बात को? वो फिक्स है। तुम्हारा कंटेंट जो तुम्हारा खुद का जो बनाया हुआ जो व्यू है वो उसके बीच में जाके रेंडर हो रहा है। उसको रेंडर कौन कर रहा है, रेंडर बॉडी। तो रेंडर बॉडी मेथड का काम क्या है पता है, जो भी तुम व्यू बनाओगे वो लाके मास्टर पेज पे शो कर देगा, रेंडर कर देगा, और वो कहां करेगा पता है, जहां पे लिखा हुआ है वहां पे। समझे बात को? इसलिए तो क्या माय पैराग्राफ आया, उसके नीचे तुम्हारा वाला व्यू जो ये वेलकम हेलो जो लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारे व्यू से आया है। तो एक होता है मास्टर पेज, एक होता है रेंडर बॉडी। तो यहां पे एक और चीज, कभी कोई पूछ लिया कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई मास्टर पेज इन .NET Core एप्लीकेशन, तो कैसे पहचानेंगे? जिसके अंदर रेंडर बॉडी कॉल हुआ है वो मास्टर पेज है कि नहीं? जिसके अंदर रेंडर बॉडी कॉल हुआ है वो तुम्हारा मास्टर पेज है, क्योंकि सारे व्यू रेंडर बॉडी मास्टर पेज पे लेके जाता है। तो जहां पर भी रेंडर बॉडी कॉल हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया तुम्हारा, मास्टर पेज। अभी आगे अपने जब पढ़ेंगे तो मैं मास्टर पेज अपना बनाने सिखाऊंगा, समझे? ये अभी खाली ओवरव्यू समझो, क्लियर है? तो इस तरीके से ये मामला चलता है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझको डायरेक्टली मेरे दूसरे एक्शन मेथड को हिट करना है। मैं यहां पे आया, होम कंट्रोलर के अंदर आया, होम कंट्रोलर के अंदर देखो प्राइवेसी भी एक एक्शन मेथड है, मेरे को इसको हिट करने का। मैं यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाया, अब मैं यूआरएल पे आया, बराबर है, मैं यूआरएल पे आया, क्लिक किया, स्लैश, देख लो कैसे करना है ये स्लैश। अब स्लैश लिखने के बाद लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर के बाद देखो, ये भी ध्यान से लोग यहाँ भी बहुत हार्ड मिस्टेक पब्लिक करती है। ये तो तुम्हारा हो गया HTTPS सिक्योर्ड लेयर, उसके बाद डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन, ये तुम्हारा पोर्ट नंबर है, ये सबका अलग अलग रहेगा। या इसके बाद तुम्हारी राउट स्टार्ट होती है, तो डायरेक्ट लिखने बाद यहां से स्टार्ट कर देना, पोर्ट नंबर के बाद स्लैश,
अब इसके बाद तुमको स्पेसिफाई करना है जो भी पैटर्न तुम्हारे program.cs पे राउट का है, अपना क्या है, कंट्रोलर नेम स्लैश एक्शन मेथड का नेम। तो मैं यहां पे कंट्रोलर नेम लिख दिया होम स्लैश एक्शन मेथड। अब मुझको हिट किसको करना है, प्राइवेसी को। मैं प्राइवेसी पे क्लिक किया, हिट हुआ। इस तरीके से तुम ब्राउजर से अपने एक्शन मेथड को हिट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। क्लियर है? तो ये कॉल हो गया, ये यहां पे आ गया, मैं कंटिन्यू कर दूंगा तो वो आगे चले गया। प्राइवेसी वाला व्यू रेंडर कर दिया। ये अपनी जगह पे वैसे ही है, तुम्हारा नैव बार और तुम्हारा फूटर, यानी हेडर फूटर अपनी जगह पे, बीच का कंटेंट चेंज हो रहा है। तो बीच का कंटेंट आ कहां से रहा है, तुम्हारे व्यू से, जिसको ला रहा है कौन, रेंडर बॉडी। समझे बात को? इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि रेंडर बॉडी क्या करता है, तो रेंडर बॉडी अपने व्यू को लाके रेंडर करता है मास्टर पेज पे, बात खत्म। इतना ही बोलना है और कुछ नहीं। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा व्यू और कंट्रोलर। अब कंट्रोलर को थोड़ा और देखो गौर से। ये तुम्हारा कंट्रोलर है, पब्लिक क्लास होम कंट्रोलर, बराबर। ये कंट्रोलर बना कैसे, जस्ट इनहेरिट करके कंट्रोलर क्लास से, और कुछ नहीं। अभी जाहिर सी बात है तुम लोग सब अपना अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, सबको कंट्रोलर की जरूरत है, बराबर है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, बोले कि मैं एक क्लास तुमको बना के देता हूं जिसके अंदर कंट्रोलर की बेसिक सारी फंक्शनैलिटी रहेगी। तुमको क्या करना है, खाली उसको इनहेरिट कर लो। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इज ए रिलेशनशिप, पढ़े है ना, इज ए रिलेशनशिप। तो उसकी सारी फंक्शनैलिटी इनहेरिट होकर तुम्हारी क्लास में आ जाएगी। तो तुम्हारी क्लास भी क्या बन गई, कंट्रोलर। समझे बात को? आ गया पहली चीज जो तुम पढ़े थे डायरेक्ट पहले ही दिन, सारी चीजें समझ में आ रही है। हम इनहेरिटेंस क्यों करते थे, किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को, आम भाषा में बोल सकते हैं फंक्शनैलिटी को, रिट्रीव करने के लिए, डिराइव करने के लिए और अपनी क्लास में लाने के लिए। तुम्हें वो कंट्रोलर बनाना है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने को एक क्लास दी है, समझे, एक क्लास दी है। तुम्हें को पता था कंट्रोलर कैसे बनाना है, वो क्लास से इनहेरिट कर लेना, उसकी सारी फंक्शनैलिटी मेरी क्लास में आ जाएगी। तो मेरी क्लास भी क्या बन गई, कंट्रोलर, सिंपल। तो ये मेरा कंट्रोलर है। और यहाँ पे तुमको देखो प्राइवेट दिखा, प्राइवेट क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, समझे। उसके बाद रीड ओनली, रीड ओनली क्यों क्यों यूज होता है, बहुत दिन हो गया तुमको, भूल गया तुम, लंबा गैप हो गया। रीड ओनली क्यों यूज होता है, सी शार्प है ना, डॉट नेट को छोड़ो, सी शार्प का क्वेश्चन है वो। किसके टाइम पे, कंस्ट्रक्टर, वेरी गुड, सही। कोई फील्ड अगर तुम चाहते हो कि ये दो जगह पे सिर्फ इनिशियलाइज हो सके, या तो डिक्लेरेशन के टाइम पे या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो उसको क्या बनाते हैं, रीड ओनली। बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली पढ़ाया हो ना, वो समझ में आई बात। तो आई लॉगर वगैरह क्या सब पढ़ेंगे, टेंशन नहीं। वो चीज मैं बता रहा हूँ जो चीज तुम पढ़े हो, जो चीज नहीं पढ़े वो चीज नहीं बता रहा हूँ इसलिए। तो ये स्पेसिफिक क्लास जो है वो कंट्रोलर माइक्रोसॉफ्ट वाली है, डॉटनेट कोर वाली है, अपने यूज किए उसको, और ये इस नेम स्पेस से बिलोंग करती है। अगर मैं नेम स्पेस हटा दूं तो अब भी वो एरर देगी। समझे बात को, कंट्रोल Z, खत्म प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चलती है कि ब्राउजर से रिक्वेस्ट आती है सबसे पहले कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट आती है। तो दो चीज है, एक कंट्रोलर नेम, एक उसका एक्शन मेथड। तो जो भी एक्शन मेथड रहेगा वो हिट हो जाएगा। अब एक्शन मेथड रिटर्न करेगा व्यू, तो जो भी व्यू रिटर्न करेगा वो व्यू लेआउट पे चले जाएगा और लेआउट दिखने लगेगा कहां पे, ब्राउजर के ऊपर। तो इसी को बोलते हैं MVC लाइफ साइकिल। अभी इसमें मॉडल नहीं आया, थोड़ा सा सब्र रखना, समझे बात को। अभी मॉडल मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले दिन नहीं बताऊंगा। क्लियर है, समझ में आई बात सबको। तुम चाहो तो यहां पे आके, अभी वो भी नहीं बताऊंगा, राउट को भी चेंज कर सकते हो, डिफॉल्ट राउट को चेंज कर सकते हो। तुम चाहते हो कि मेरे को एक्शन पहले लिखना है, कंट्रोलर बाद में लिखना है, वो भी कर, सारी चीजें तुम कर सकते हो। समझे बात को। और ये सारी चीजें अपने को करनी है, प्रैक्टिकली करके देखनी भी है, समझे। ये होता है एक MVC आर्किटेक्चर। अब मॉडल क्या है, तो देखो मॉडल जो है वो यूज होता है डेटा के तौर पे। मॉडल हमेशा सिर्फ क्लास रहेगी, मॉडल के अंदर प्लेन क्लास।
अभी तक मैं तुम लोग को जब बताता था तो मैं स्टार्टिंग के अंदर क्लास बनाता था 4-5 प्रॉपर्टी, जैसे इंप्लॉय एक क्लास बनाता था, 5-6 प्रॉपर्टी उसके अंदर लिख देता था, स्टूडेंट बराबर, उसके अंदर और कोई काम नहीं करता था मैं, उसके ऑब्जेक्ट बनाता था, उसको यूज कर, ये सब काम। तो ऐसा डेटा जो तुमको क्लास के फॉर्म में चाहिए वो सारा कहाँ जाएगा, मॉडल के अंदर। कोई बिजनेस लॉजिक नहीं रहेगा। जैसे भी यहाँ पे देखो एक सिंपल ये क्लास है, ये सब में हैरान नहीं होना, बस वो एक क्लास है, यहाँ देखो, और कोई चीज नहीं है। तो मैं ऐसे बनाता था ना, एम्प्लॉय क्लास बनाता था, स्टूडेंट बनाता था, और कोई कोड उसमें नहीं लिखता था। तो इसको बोलते हैं तुम्हारी मेन डोमेन की क्लास। तो ये सारे तुम्हारे डॉटनेट कोर के अंदर क्या बन जाते हैं, मॉडल्स। तो वो क्लास जिसका ऑब्जेक्ट तुमको बनाना है, बहुत सारे काम है, तो एक सेपरेट प्लेस पे डॉटनेट कोर ने ना सारी चीजों को सेग्रीगेट कर दिया है, सेपरेट कर दिया। इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न। कभी बोले कि एमवीसी लाइफ साइकिल का फायदा क्या है, तो बोलने का सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ये सारी चीजों को अलग अलग कर दिया है। जैसे हम मॉल वगैरह के अंदर जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं ना, बिस्किट अलग मिल रहा है, परफ्यूम अलग मिल रहा है, किचन का सामान है ऊपर है, कपड़े वगैरह अलग मिल रहे हैं। अगर ये सारे एक जगह मिलने लगे तो है कि नहीं, भिंडी का सेल हो जाएगा। वो लोग भी थोड़ा सा अलग करके रखने लगे हैं अभी। मतलब यहाँ पे एक्सपायरी प्रोडक्ट अलग रख दो, खाने का एक्सपायरी प्रोडक्ट, बिस्किट किसी को खाने के ज़्यादा एक्सपायरी उठाओ, है कि नहीं। वहाँ से यूज्ड टी शर्ट लेना है तो वहाँ से लो, पहनी हुई जीन्स लेना है तो वहाँ से लो, है कि नहीं। और एक्सपायरी फेस वॉश लेना है तो वो साइड से लो, है कि नहीं। तो वो लोग भी कैटेगराइज करते हैं, इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न। समझे बात। तुम चीजें देखोगे अपने जगह पे, ये चीजें सारी दिखती है, अगर बंदा नोटिस करे अपने आसपास में, तो ये चीज है। तो इसका फायदा ये है कि तुमको एमवीसी पैटर्न जो है, आर्किटेक्चरल पैटर्न जो है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रोवाइड करता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें तुमको फोल्डर स्ट्रक्चर में अब समझ में आएगी कि कंट्रोलर क्या है, मॉडल क्या है, व्यू क्या है, और ये कैसे चलता है। हम अपना खुद का कंट्रोलर भी बनाएंगे, अब भी बनाएंगे, बाद में नहीं, समझे। तो मैं यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को बंद किया। अब ये प्रोजेक्ट को बंद करने के बाद मैं यहाँ क्लोज ऑल टैब्स, सारे टैब्स को क्लोज कर दिया, सेव बोला है, सेव कर दिया, ठीक है। अब मुझको कंट्रोलर अपना बनाना है, अपना कंट्रोलर बनाऊंगा, अपना कंट्रोलर हिट भी करूंगा। मैं यहाँ पे आया, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर। तो जब मैं यहाँ से कंट्रोलर ऐड करूंगा ना, तो वो डायरेक्टली सारे टेम्पलेट बना के देगा। तो अपने ना कंट्रोलर क्या है, एक क्लास है ना, क्लास ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मुझको नाम देना है। मैं यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कंट्रोलर मुझको बनाना है। तो ये कन्वेंशन है कि कभी भी कोई भी कंट्रोलर बनाओगे तो उसको सफिक्स दोगे कंट्रोलर वर्ड के साथ, समझे। मैं स्टूडेंट कंट्रोलर। अब यहाँ पे एक कन्वेंशन है, रूल और कन्वेंशन का फर्क सबको पता होगा। प्रोग्रामर में फॉलो द कन्वेंशन बट मस्ट फॉलो द रूल। तो बहुत सारे लोग ये रूल, इसको कन्वेंशन को फॉलो करते कि कंट्रोलर का जो नेम होता है उसको प्लूरल नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, उर्दू में जिसको बोलते हैं जमा, प्लूरल। तो ऐसा स्टूडेंट्स कंट्रोलर, तो मैं स्टूडेंट्स कंट्रोलर डॉट सी एस, ठीक है, समझ में आई बात। अभी तक कोई पीछे छूटा गया यहाँ पे, साथ में है ना। हाँ, ये जो डॉट सी एस एक्सटेंशन है, ये क्या है, ये सी शार्प का एक्सटेंशन है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शनल है, नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट, अब क्लास है तो क्लास क्या किस में बनती है, HTML में क्लास बनती है क्या, नहीं बनती है, सी शार्प में बनती है। उसको पता है ये फाइल क्लास है और सी शार्प में बनेगी, तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन लेगा। तो मैं स्टूडेंट्स कंट्रोलर इंटर, मैं क्लास ऐड कर दिया इस फोल्डर के अंदर। देखो जैसे होम कंट्रोलर था वैसे स्टूडेंट कंट्रोलर, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे। वहां पे बहुत सारी चीज थी ना तमाशे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए बंद करके चालू कर दो, तकलीफ दे रहा है। टाइप वर्ड्स फॉर सर्च पता नहीं कहाँ से आ रहा है। इसको कंट्रोल शिफ्ट एस, यहाँ पे देखना, ये सिंगल फाइल सेव करने के लिए, और ये मल्टीपल फाइल, ऑल सेव ऑल। कंट्रोल शिफ्ट एस दबाओगे तो जितनी भी फाइल ओपन है सब एक साथ सेव हो जाएगी। इसको बंद किया, ये कहाँ से आ रहा है भाई, मेरे ख्याल से यहाँ से आ रहा है। रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी यार, यहाँ से आ रहा था, समझा समझा समझा, विजुअल स्टूडियो से आ रहा था।
तो ये देखो अब कोर एप्लीकेशन देखो अपनी दिख रही है टुडे। यहाँ में जो प्रीवियस मंथ था ये बंद कर दिया, कोलैप्स कर दिया, पुराना वाला कोलैप्स कर दिया। अब जो फोल्डर तुम्हें एक मतलब चलो अच्छा ही बंद कर दिया, तो तुम अब ओपन करोगे तो तुमको यहाँ पे रिसेंट टैब में दिखेगा तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट रहेगा। तो मैं इसी को ओपन कर लिया, इसको ओपन किया, मेरी वही फाइल देखो ओपन है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट क्या है नेम स्पेस, उसके अंदर एक क्लास, कुछ नहीं, एकदम सिंपल दिख रहा है। ये तो सब पता है ना, एक नेम स्पेस पहले बनाते हैं हम, उसके बाद क्लास, वही तो है। अब ये कंट्रोलर नहीं है, ये अभी कोई रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकते, इसको कंट्रोलर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इनहेरिट कर दूंगा कंट्रोलर क्लास से, सिंपल। लिखा कंट्रोलर, ये कंट्रोलर्स नहीं है, ये नहीं कंट्रोलर। मैं यहां पे आया, अब इसको पता नहीं है कंट्रोलर क्लास क्या है, क्यों है, कहां से आई है। मैं इसको देखो होवर किया, ड्रॉप डाउन ओपन हुआ, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, तो अब ये तुमको सजेस्ट करेगा क्या ये वही वाली है क्या जो Microsoft.ASP.NET Core.MVC नेम स्पेस से बिलोंग करती है, जिसके थ्रू कंट्रोलर बनता है, तुम्हारी क्लास कंट्रोलर बनती है, वही है क्या। मैं बोला हाँ वही है, तो बोले नेम स्पेस ऐड कर दो ऊपर, देखो ऊपर नेम स्पेस ऐड हो गई। अब एरर चला गया, समझे बात को। अगर मैं ये अगेन हटा दूं, जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो बताता हूं, यहां पे आने का कंट्रोल डॉट इंटर, समझे बात को, क्या किया समझे, ये कंट्रोल जेड, इस पे एरर आ रहा था, इस पे क्लिक किया, कंट्रोल डॉट, डायरेक्ट ड्रॉप डाउन ओपन हुई, ऊपर नेम स्पेस ऐड हो गई। खाली तुम बता दी कि ये कंट्रोलर क्लास है, कहां से यूज कर रहा हूं, ऊपर यूजिंग स्टेटमेंट में लिख दिया कि इस नेम स्पेस से। अब इस नेम स्पेस की कितनी भी क्लास यूज करूं मैं, मुझको बताने की जरूरत नहीं है। और इसका दूसरा एक तरीका क्या है क्लास को यूज करने का, इसके बाजू में ही नेम स्पेस लिख देने का, समझे बात को। तो फिर तुमको ऊपर बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहां से इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहां पे आके डॉट, अब मुझको ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 10 जगह यूज होगी तो 10 जगह ऐसे लिखूंगा क्या मैं, बराबर, समझे बात को। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, ऊपर नेम स्पेस बता दो, नीचे उसकी उस नेम स्पेस में अगर मल्टीपल क्लास है सारी यूज करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब मेरा क्या बन गया, प्रॉपर कंट्रोलर। अब कंट्रोलर है कंट्रोलर, लेकिन एक क्लास ही है ना, क्लास के अंदर क्या बनेगा, एक एक्शन मेथड बनेगा जिसको तुमको हिट करना है ना ब्राउजर से। तो मैं एक एक्शन मेथड बनाया, तो क्लास के अंदर मैं लिखा पब्लिक, क्या आएगा इसके बाद, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। अभी थोड़ी देर के लिए वो भी भूल जाओ, मुझको एक व्यू भेजना था अभी तक ना, मुझको एक नॉर्मल टेक्स्ट भेजना है ब्राउजर पे, तो व्यू की बात नहीं कर रहा हूं अभी, छोड़ दो व्यू, लाइफ साइकिल समझा ना, व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है। अब मुझको व्यू नहीं भेजना है, मुझको एक नॉर्मल स्ट्रिंग भेजना है। ये मेरा मेथड स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग। व्यू रिटर्न कर रहा था तो मैं एक्शन रिजल्ट लिखा था ना, अगर नंबर रिटर्न करेगा तो इंटीजर। तो अब मेरा एक्शन मेथड रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग, मैं रिटर्न टाइप बना दिया मेथड की स्ट्रिंग, और मैं यहां पे लिख दिया फॉर एग्जांपल टेस्ट, ये मेरे मेथड का नेम है, ये मेरा मेथड बन गया। मैं लिख दिया ये रिटर्न करेगा हेलो फ्रॉम टेस्ट एक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब मुझको इसको हिट करना है कहां से, ब्राउजर से। व्यू नहीं बनाया अभी मैं, टेंशन व्यू का लेना ही नहीं है अभी। ये क्या है, एक कंट्रोलर और उसका एक्शन मेथड। अब इसको मुझको हिट करना है, जैसे ही ये एक्शन मेथड हिट होगा ये रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग ब्राउजर पे चली आएगी। तो ये बात हमेशा समझ लेना, एक्शन मेथड जो भी रिटर्न करेगा वो तुमको ब्राउजर पे भेजना, तो डायरेक्ट उसको रिटर्न कर दो। अगर व्यू पे रैप करके भेजना है तो व्यू रिटर्न करो, नॉर्मल स्ट्रिंग भेजना है तो स्ट्रिंग। अब फॉर एग्जांपल तुमको इसी का पैराग्राफ बना के भेजना है या हेडिंग बनाना है तो तुम क्या बोलते हैं, मतलब तुमको HTML भेजना पड़ता, तो उसके लिए व्यू की जरूरत पड़ती है। छोड़ दो व्यू वगैरह, तुमको क्या भेजना है, एक स्ट्रिंग भेजना है। तो जो भी तुम्हारा एक्शन मेथड रिटर्न करेगा वो कहां चले जाएगा, ब्राउजर के ऊपर। मैं इसको अब प्रोजेक्ट को रन करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट क्या राउट अपनी है होम/इंडेक्स, तो अपना
मेन पेज आ जाएगा एज इट इज जैसा आता है। आ गया ये अपना। अब देखो एक और कमाल की बात है, ये जो पेज आ रहा है ये किससे आ रहा है? इंडेक्स, होम का इंडेक्स चला उससे, लेकिन यहां पे ना होम है ना इंडेक्स है, यूआरएल पे दिख रहा है। ये पेज कहां से आया? सबसे मेन पेज तो तुम्हारा लेआउट है, लेआउट के बीच में जो वेलकम हेलो आया है, ये होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड हिट हुआ उससे आया, लेकिन यूआरएल पे तो दिख नहीं रहा है। यूआरएल पे तो जस्ट क्या है, लोकल होस्ट 7100। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि डिफॉल्ट राउट है। program.cs के अंदर आओ, ये डिफॉल्ट राउट है ना, इसलिए नहीं आया। तो जो भी डिफॉल्ट राउट सेट करोगे वहां पे दिखाएगा नहीं वो। अब मुझको मेरा वाला एक्शन मेथड हिट करना है, उसका नाम क्या है कंट्रोलर का? स्टूडेंट्स। मैं स्लैश स्टूडेंट्स, कंट्रोलर सफिक्स यूज नहीं होगा, क्या सिर्फ स्टूडेंट्स। स्लैश मेरे मेथड का नाम क्या है? टेस्ट। यूआरएल केस सेंसिटिव नहीं होती है, समझे बात को? मेरी क्लास का नेम और मेथड का नेम दोनों कैपिटल है ना, मैं दोनों स्मॉल कर दिया, समझे बात को? स्टूडेंट्स, कंट्रोलर का नेम स्लैश टेस्ट, एक्शन मेथड का नेम, और टेस्ट एक्शन मेथड पे मैं डिबग पॉइंट लगा दिया, इंटर आया, समझे बात को? अब मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये नीचे आएगा, रिटर्न कर देगा हेलो फ्रॉम टेस्ट एक्शन, और ये कहां चले जाएगा? वेब पेज पे चले जाएगा। मैं कंटिन्यू कर दिया, देखो है सिंपल, इसमें कोई परेशानी किसी को, कोई डाउट? ये वही है ना, तो ये कहां से आया? यहां से आया, समझे बात को? क्लियर है? ये जितनी मर्तबा तुम प्रोजेक्ट रन करोगे तो तुमको ये एक कंसोल एप्लीकेशन का आउटपुट विंडो हमेशा दिखेगा। ये क्यों आ रहा है ये आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी जिस पे फोकस करवा रहा हूँ वो घबरा मत जाना कि ये कैसे आ रहा है। जितनी मर्तबा भी रन करोगे ना तो ये ब्लैक विंडो, इसको अभी थोड़ी देर के लिए कंसोल समझ लो, ये कंसोल ओपन होगा जितनी मर्तबा तुम रन करोगे, समझे? तुम लोग को शायद बता दूंगा क्या है ये, कैस्ट्रोल विंडो, ठीक है? तो ये था एमवीसी लाइफ साइकिल। अब अगर यहाँ पे अगर तुमको कोई इंटीजर भेजना है तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी? इंटीजर, समझे बात को? क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि मेरी राउट को मैं डिफॉल्ट राउट ये सेट कर दूं जो अभी आ रही है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे लिख दिया कि डिफॉल्ट राउट मेरी है स्टूडेंट्स और टेस्ट, समझे? अभी थोड़ी देर के लिए आईडी को भूल जाओ, कुछ नहीं है ये जो आईडी लिखा है। अब मैं रन करूंगा, देखो क्या आएगा, डायरेक्ट एक्शन मेथड पे डिबग पॉइंट पे जाएगा वो। कुछ भी रेंडर होने से पहले, हाँ देखो आया, देखो यहां देखो कुछ दिख रहा है क्या? ये रुका हुआ है, दिख रहा लोडिंग, क्योंकि रेंडर करने के लिए वो देखो यहां पे आया है, क्योंकि अब मैं मेरे वाले कंट्रोलर पे आके क्या लगा दिया हूं, डिबग पॉइंट रोक दिया हूं एप्लीकेशन का प्रोसेस, समझे बात को? डिफॉल्ट राउट ये सेट किया, अब कंटिन्यू करूंगा तो देखो आया। तुम चाहो तो पैटर्न चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ये सब अपने को आगे बारी बारी देखना है चीजें। अब मुझको रिटर्न करना है अब ये नंबर नहीं बल्कि एक व्यू। एक और बात, जैसे मैं अब डिबग पॉइंट हटा दिया, अभी यहां पे कोई नैव बार फूटर कुछ नहीं दिख रहा है, कोई नोटिस किया कि नहीं? देखो अभी तक मैं यहां पे जो भी कोई रेंडर कर रहा था तो बीच में रेंडर हो रहा था, ऊपर एक नैव बार आया था, हेडर का सेक्शन, नीचे एक फूटर आया था, कॉपीराइट हो गया था, सब दिख रहा था, बीच में अपना कंटेंट था। अभी नहीं आया, अभी देखो जस्ट एक
तुम्हारा जो टेक्स्ट जो तुम्हारा एक्शन मेथड रिटर्न किया वो यहाँ पे आकर एंटर हो गया। क्यों, क्या डिफरेंस है दोनों में? पहले मैं क्या कर रहा था तो अभी क्यों नहीं आ रहा? वो भी ठीक है, केस मेन है, रिटर्न है। देखो वहां पे क्या रिटर्न कर रहा था? हाँ, आप समझ में आ गई बात। यहां पे रिटर्न कर रहा है व्यू और यहां पे रिटर्न कर रहा है नॉर्मल स्ट्रिंग। जब भी व्यू रिटर्न करता है तो व्यू पहले कहां जाता है? मास्टर पेज पे। क्यों? क्योंकि रेंडर बॉडी वहां है ना। रेंडर बॉडी क्या करता है? तुम्हारे सारे व्यू को मास्टर पेज पे रेंडर करता है। मास्टर पेज पे पहले से नैव बार वगैरह, फूटर वगैरह सब है, इसलिए दिख रहा था। लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट वो डायरेक्ट ब्राउजर में जाता है, इसलिए तुमको ऊपर नीचे कुछ दिखा नहीं, जस्ट तुम्हारा टेक्स्ट दिखा। समझे बात को? तो जब भी व्यू भेजोगे तो व्यू कहां जाएगा? मास्टर पेज पे जाएगा, लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट वो डायरेक्ट ब्राउजर पे जाएगा, इसलिए तुमको वहां पे वो नहीं दिख रहा था। समझे बात को? वो क्वेश्चन होना चाहिए था लेकिन कोई किया नहीं तो मैं एड्रेस कर दिया उसको, इसलिए। समझे? क्लिक है? क्लिक हुआ मतलब पॉइंट क्या था? अब मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूं। अब मैं व्यू रिटर्न करना चाहता हूं। समझे बात को? अब मैं यहाँ पे आया, मेरे को व्यू रिटर्न करने का, तो व्यू रिटर्न करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ था वहां पे, वैसे ही लिख दिया सिंपल। इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे। अब ये फौरन जैसे व्यू रिटर्न किया तो ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम हो गया। अब कौन बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, आंसर भी उसके अंदर है, वो तो ठीक है। क्या लिखूंगा तो सही हो जाएगा? तुम लोग पढ़ चुके हो ना। देखो यहाँ पे जो भी रिटर्न करते हो वो रिटर्न टाइप बताना होता है, बराबर है। यहाँ नंबर रिटर्न करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंट आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग रिटर्न करोगे तो रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो तुम लोग व्यू, तो व्यू की भी तो कोई रिटर्न टाइप होगी ना। समझे बात को? स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करोगे तो स्ट्रिंग, नंबर टाइप का डेटा रिटर्न करोगे तो नंबर, व्यू टाइप का डेटा रिटर्न करोगे तो व्यू की कोई रिटर्न टाइप होगी ना। वो रिटर्न टाइप तुमको मेंशन करना, वो बता भी रहा है। देखो, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप व्यू रिजल्ट टू स्ट्रिंग। बोले तुम व्यू रिटर्न कर रहे हो और रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, या तो इसको चेंज कर दो या तो इसको चेंज कर दो। तो देखो टाइप है व्यू रिजल्ट, ये टाइप है। टाइप क्या है? व्यू रिजल्ट। उससे पहले जो लिखा है वो क्या है? नेम स्पेस, और वही नेम स्पेस है कंट्रोलर वाली। अगर मैं नोटिस करूं तो microsoft.ASP.NET Core.MVC यही नेम स्पेस से कंट्रोलर क्लास भी बिलोंग कर रही है, ये वाली, और इसी नेम स्पेस से ये क्लास भी बिलोंग कर रही है जो रिटर्न टाइप है व्यू रिजल्ट। समझे बात को? तो मैं एक जगह पर नेम स्पेस लिखा हूं, मल्टीपल जगह पर उसको यूज करूंगा। अभी आई एक्शन रिजल्ट को थोड़ा आगे रखो। मैं यहां पे आया, व्यू रिजल्ट चला गया था। समझे बात को? अब यहां पे इससे पहले लिखा हुआ था आई एक्शन रिजल्ट। ये समझा ना क्या किया मैं? इससे पहले यहां लिखा हुआ था आई एक्शन रिजल्ट। हाँ, वेरी गुड। क्या है? पेरेंट इंटरफेस, तो व्यू रिजल्ट। तो देखो एक बात याद रखो कि चाइल्ड पेरेंट क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास के लिए सब्स्टिट्यूटेबल होती है। पेरेंट क्लास मतलब चाइल्ड क्लास की जगह पर पेरेंट क्लास लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। किसी को याद है नहीं याद है? मैं ऑब्जेक्ट क्लास लिख के बताया भी था कि ऑब्जेक्ट क्लास क्यों लिखा था, क्योंकि सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लास इन .NET फ्रेमवर्क है। तो किसी भी क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल चलो ये नंबर रिटर्न कर रहा है, बराबर है, थोड़ी देर के लिए सी शार्प समझो, ये नंबर रिटर्न कर रहा है, मैं यहां पे स्ट्रिंग लिखूंगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसको यहां पे लिखना पड़ेगा इंटीजर, तो ही चलेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं ऑब्जेक्ट तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सबकी सुपर क्लास है वो। अब कुछ भी रिटर्न करो, इसलिए
तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मल जो व्यू रिजल्ट, समझे बात को, और यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। तो ये दोनों हो गया सेम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यार ये ऐसा अजीब सा सिंटेक्स क्यों दिख रहा है, व्यू लिखा हुआ है उसके आगे ब्रैकेट है, अजीब सा लग रहा है ना। मेथड कॉल होता है तो वो क्या करता है, वो अपने डेफिनेशन पे जाता है, डेफिनेशन में जो भी वैल्यू रिटर्न होती है उसको लाके जहां कॉल होता है वहां लाके रख देता है, बराबर है। ये एक मेथड कॉल ही है ना व्यू। व्यू क्या है, एक मेथड कॉल हुआ है। मेरे को चेक करना है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने क्या लिखा है डेफिनेशन पे, इसकी रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, समझे बात को। मैं यहां पे आया, इसको होवर किया, या और सिंपल बताता हूं तुम लोग के लिए थोड़ा, गो टू डेफिनेशन, तो नेविगेट टू डेफिनेशन ही किया, यहां पे आया, व्यू मेथड लिखा हुआ है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, व्यू रिजल्ट। देखो कहां गया ये, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, व्यू रिजल्ट टाइप का डेटा रिटर्न करेगा कौन, व्यू मेथड, इसलिए मैं क्या लिख दिया, व्यू रिजल्ट। समझे बात को, मतलब ये जो व्यू लिखा हुआ है, व्यू मेथड कॉल हुआ है, यहां पे क्या आएगा, व्यू रिजल्ट टाइप का डेटा। समझे बात को, मेथड कॉल होता है तो डेफिनेशन पे जाता है, डेफिनेशन से रिटर्न स्टेटमेंट उठा के लाता है, जो भी रिटर्न टाइप रहेगी वो वाली वैल्यू लेके आएगा, बराबर है। तो वो किस टाइप की वैल्यू थी, व्यू रिजल्ट टाइप की, इसलिए रिटर्न टाइप में क्या आ गया, व्यू रिजल्ट। समझे। अब यहाँ पे मैं आई एक्शन रिजल्ट लिखा था तो भी चल रहा था। मैं तुम लोग को सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में बताया था, याद है, वेरी गुड, चॉकलेट की हकदार, वाकई में बहुत जबरदस्त आंसर कि क्या बोलते हैं, एक सी शार्प के अंदर एक प्रिंसिपल है, 5 प्रिंसिपल को एक जगह करते हैं तो एक प्रिंसिपल बनता है, एक रूल बनता है, उसको बोलते हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स, समझे, सॉलिड। तो उसमें आता है एस फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओ फॉर ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल, एल फॉर लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, आई फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, और डी फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन। समझे, ये 5 प्रिंसिपल है। तो उसमें से एक प्रिंसिपल है लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, पढ़ेंगे। तो ये इंटरव्यू में पूछता है, यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए उसको आखिर में। तो जैसे एसक्यूएल के कुछ टॉपिक्स जो इंटरव्यू रिलेटेड है तो वो आखिर में पढ़ेंगे। तो अब लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, चाइल्ड क्लास मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर इट्स पेरेंट क्लास। कि चाइल्ड क्लास को हटा के पेरेंट क्लास लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब ये तो है चाइल्ड क्लास, ये कंफर्म है, समझे। मैं यहाँ पे लिख देता था आई एक्शन रिजल्ट, वो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखो मेरे को इसको देखना है ना, क्लास कहाँ लिखी हुई है, वहीं मेरे को पता चलेगा ना इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है। मैं इसको होवर किया या गो टू डेफिनेशन, मैं नॉर्मली ये तरीका फॉलो करता हूँ, इसको होवर करो, ये खुला, इस पे क्लिक कर दो, इसके आगे क्या लिखा है, एक्शन रिजल्ट। आई एक्शन रिजल्ट नहीं लिखा है, एक्शन रिजल्ट लिखा है साथ में, और तुम एक्शन रिजल्ट पे जाओ, ये भी तो कहीं लिखा ही हुआ है ना, इसके आगे क्या लिखा हुआ है। तो याद रखना, पूरे की पूरे डॉटनेट कोर के अंदर जो भी ऐसा डेटा जो व्यू पे जाता है या यूज होता है तुम्हारे डॉटनेट कोर के अंदर, उसकी सुपर रिटर्न टाइप क्या है, आई एक्शन रिजल्ट। समझे बात को। डॉटनेट फ्रेमवर्क में जो सुपर टाइप थी रिटर्न टाइप की, वो क्या थी, एक्शन रिजल्ट। ये आई एक्शन रिजल्ट वहां पे नहीं था, जब डॉटनेट कोर आया तो आई एक्शन रिजल्ट आया। समझे बात को। इसलिए अगर मैं एक्शन रिजल्ट लिखूं तो भी चलना चाहिए ना, समझे बात को। अभी मैं प्रूफ कर सकता हूं ना, पेरेंट क्लास सब्स्टिट्यूटेबल है, तो अब मैं चाहे मतलब फादर या ग्रैंडफादर, तो एक्शन रिजल्ट क्या हो गया, फादर, और एक्शन रिजल्ट क्या हो गया, ग्रैंडफादर हो गया। देखो ये फादर हुआ और ये इनहेरिट किससे किया हुआ है, एक्शन, वो ग्रैंडफादर हो गया, तो दोनों का चलना चाहिए। मैं यहां पे आया, एक्शन रिजल्ट चल गया, इसी को कर दो आई एक्शन रिजल्ट।
तब भी चल गया। समझे बात को, वहां एक्शन क्यों लिखा था? तो ये कब फायदा होता है पता है? जब तुम मल्टीपल टाइप के डेटा रिटर्न कर सकते हो। सुपर टाइप कब काम आती है? जैसे भी ऑब्जेक्ट के केस में समझो, तुम्हारा एक्शन मेथड कभी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा कोई कंडीशन के ऊपर और कभी नंबर रिटर्न करेगा। अब रिटर्न टाइप तो तुमको सिर्फ एक ही लिखना है ना, समझे? रिटर्न टाइप तो एक ही लिखना है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट मल्टीपल टाइप के, कभी वो रिटर्न कर रहा है नंबर, कभी स्ट्रिंग। अब ऐसे केस में क्या रिटर्न टाइप क्या मेंशन करोगे? ऑब्जेक्ट। समझे बात को? तो हमारे केस में भी हम क्या करेंगे? सुपर टाइप यानी आई एक्शन रिजल्ट। क्लियर हुआ? क्यों लिख रहे, वजह समझ में आनी चाहिए। समझे बात को? अब ये व्यू रिटर्न करेगा, मुझको व्यू बनाना पड़ेगा। तो व्यू बनाने का दो तरीका, या तो एक्शन मेथड पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, तो वही फोल्डर के अंदर बनेगा। समझे बात को? या फिर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आओ, इसको पिन करो, व्यू के अंदर आओ। अभी किस कंट्रोलर के लिए तुम बना रहे हो? स्टूडेंट्स कंट्रोलर तुम्हारा है। अगर तुम डायरेक्ट बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली ये व्यू के अंदर क्या बनता है पता है? तुम्हारे कंट्रोलर के नाम का फोल्डर बनता है। समझे बात को? कंट्रोलर के नाम का, जैसे भी तुम्हारे पास ये कंट्रोलर ऑलरेडी क्या है? होम कंट्रोलर। तो देखो होम नाम का फोल्डर है और उसके सारे व्यू यही दिखेंगे तुमको। सेपरेशन ऑफ कंसर्न। अब तुम्हारा दूसरा कंट्रोलर क्या है? स्टूडेंट्स। मतलब यहां पे क्या फोल्डर बनना चाहिए एक और, होम के बाद स्टूडेंट्स। तो मैं यहां आके खुद से बनाऊं या फिर यहां से उसको ऐड करूं? तो मैं यहां क्लिक किया, ऐड व्यू, विजुअल स्टूडियो पड़ गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग। 2 मिनट में खत्म करूंगा, 10:07 हो गए। हाँ आया, ठीक है। तो अब मैं व्यू बना रहा हूं, तो व्यू मेरे को, मैं रेजर व्यू, ये एम्प्टी है और ये रेजर व्यू एक टेम्पलेट वाला रहेगा, तो मैं एकदम एम्प्टी लिया, रेजर व्यू ऐड। यहां ध्यान देना, कोई देखा कि नहीं पता नहीं, दिखा? स्टूडेंट्स फोल्डर बन गया। अभी व्यू ऐड नहीं किया, नाम हम कुछ नहीं लिखा हूं, लेकिन ये क्यों बना? वो इसलिए बना कि मैं इस कंट्रोलर के एक्शन मेथड पे राइट क्लिक किया हूं। तो व्यू किसका है? इस एक्शन मेथड के लिए, इस कंट्रोलर के लिए बन रहा है ना, तो उसने ऑटोमेटिकली यहां से कंट्रोलर से पहले का नेम उठाया, उसका फोल्डर भी बना दिया। समझे बात को? जिस तरीके से होम कंट्रोलर था तो होम फोल्डर, ऐसे स्टूडेंट्स कंट्रोलर है तो देखो स्टूडेंट्स। समझ में आई बात? सारी चीजें मतलब तुमको नोट करना पड़ेगा, समझ में आएगी। मैं अभी करवा रहा हूं, लेकिन ये तुमको खुद से करना चाहिए था। बहरहाल, तो अब यहाँ पे मुझको नेम देना है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं माई टेस्ट ऐड, ऐड कर दिया। देखो यहां आ गया स्टूडेंट्स फोल्डर के अंदर मेरा माई टेस्ट डॉट CSHTML। क्लियर है? अब ये एम्प्टी, कुछ नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर, सिंपल कुछ नहीं लिखा है। मैं खाली यहां पे एक H1 टैग लिखता हूं, हेलो फ्रॉम माई टेस्ट डॉट CSHTML, ताकि समझ में आए कि ये टेक्स्ट कहां से आ रहा है। बराबर है? इसको मैं सेव कर दिया। तो होगा क्या वो समझो। मैं स्टूडेंट्स कंट्रोलर में आया, सबसे पहले हिट होगा क्या? एक्शन मेथड। मेरे को URL पे क्या लिखना है? URL पे मैं कमेंट में यहाँ लिख के तुम लोगों को बता देता हूँ, सॉरी। URL पे मुझको लिखना है सबसे पहले कंट्रोलर का नेम। कंट्रोलर का नेम मेरे क्या है? स्टूडेंट्स स्लैश एक्शन मेथड का नेम है टेस्ट। ये लिखना है। जब मैं ये लिखूंगा URL पे तो ये एक्शन मेथड हिट हो जाएगा। बराबर? ये एक्शन मेथड जैसे हिट होएगा तो ये एक व्यू रिटर्न कर रहा है। ये व्यू कहां बना हुआ है? इस फोल्डर के अंदर। बराबर है? कंट्रोलर के नाम के फोल्डर के अंदर ढूंढना भी एकदम सिंपल है। तो ये व्यू रेंडर हो जाएगा और ये व्यू का है माई टेस्ट। बेसिकली वो भी नहीं होगा, एक ग्लिच है, वो बताऊंगा थोड़ी देर में तुम लोगों को। तो ये हेलो फ्रॉम टेक्स्ट कहां चला जाएगा? ब्राउजर के ऊपर। समझे? क्लियर है? कोई हायरार्की समझी? ये कंट्रोलर का एक्शन मेथड हिट होगा, URL पे तुमको लिखना है स्टूडेंट स्लैश टेस्ट। टेस्ट मेथड हिट हुआ, वो एक व्यू रिटर्न कर रहा है, वो व्यू माई टेस्ट है। माई टेस्ट में क्या लिखा हुआ है? हेलो फ्रॉम
माई टेस्ट डॉट सी एस एस टी एम एल और H1 के अंदर लिखा है, तो ये हेडिंग कहाँ चली जाएगी? वेब पेज पे, लेकिन विद लेआउट। क्यों? क्योंकि ये व्यू है और सारे व्यू कहाँ रेंडर होंगे? मास्टर पेज पे रेंडर होंगे। मास्टर पेज पे ऑलरेडी हेडर बना हुआ है, फूटर बना हुआ है, क्लियर है? ऐसा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। सीधा सीधा चलो मजा नहीं आता, क्योंकि वो चीजें बहुत सारी जिंदगी में कभी नहीं समझेगी अगर अभी नहीं समझे तो। क्योंकि मेरे को अभी कोड नहीं करना है, मुझको समझाना है कि तुमको एमवीसी लाइफ साइकिल चलता कैसे है। सैटरडे संडे को भी इतना कोड कर देंगे कि तुम लोग खुद समझ जाओगे कि कितना पढ़ना है तुम लोग को, क्योंकि अब किसी के लिए रुकने की गुंजाइश नहीं है जरा भी। नहीं आया ठीक है, एरर मैसेज पढ़ो, कहानी में उसमें है, पढ़ो इसको। द व्यू टेस्ट वॉज नॉट फाउंड, द व्यू टेस्ट, मैं उसको बोला क्या टेस्ट नाम का व्यू ढूंढ, व्यू का नेम क्या है मेरे? माई टेस्ट, लेकिन वो क्या ढूंढ रहा है? टेस्ट। क्यों? क्योंकि मैं स्पेसिफाई नहीं किया हूं। मैं तुम लोग को बताया था अगर यहाँ नेम स्पेसिफाई नहीं करोगे तो क्या नाम का जाएगा? एक्शन मेथड। बाय डिफॉल्ट नहीं, एक्शन मेथड के सेम नाम का ढूंढेगा, इसलिए टेस्ट ढूंढ रहा है। समझे बात को? टेस्ट नाम का क्यों ढूंढा? क्योंकि तुम्हारे एक्शन मेथड का नाम टेस्ट है। प्रूफ कर देता हूं अब भी जगह पे, कोई मसला नहीं है। ये तुम्हारे एक्शन मेथड का नाम हो गया, बराबर है? ठीक है, और राउट में सेट भी वही करना पड़ेगा, बराबर है? डिफॉल्ट राउट से आ रहा है ना वो, मैं तो लिखा नहीं वहां पे। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले क्या वो पैटर्न चेक करने आएगा। पैटर्न चेक किया राउट में, राउट में पैटर्न क्या है? कंट्रोलर स्लैश एक्शन मेथड के नेम। कुछ नहीं लिखोगे तो क्या रेंडर होगा? स्टूडेंट्स का टेस्ट 111, बराबर है? ये रेंडर होगा एकदम पहले। अब वो जब आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स कंट्रोलर में टेस्ट 11 रेंडर करने के लिए आया, उसको मिल गया, बोलेगा व्यू रेंडर करता हूं। व्यू के अंदर कोई नेम नहीं लिखा हुआ है, तो वो क्या ढूंढेगा? एक्शन मेथड के सेम नाम का। तो उसको ढूंढना है टेस्ट 11, लेकिन उसको मिलेगा क्या? माई टेस्ट। ये नाम का नहीं मिला, तो वो अब क्या बोलेगा? टेस्ट 11 नॉट फाउंड। समझे बात को? ये समझाना है, फ्लो समझना इंपॉर्टेंट होता है भाई। जब बंदा फिर पकड़ता है मजबूत एकदम बग को, दिखा आ गया ना टेस्ट 111, समझ में आई बात? मेरे ख्याल से किसी को अभी तो कुछ ऐसा छोड़ा नहीं हूं मैं कोई चीज, ठीक है? क्लियर है? तो मैं इसको अगेन नॉर्मल कर देता हूं, इसको कंट्रोल, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट है, सेफ स्टूडेंट कंट्रोलर। अब यहां मुझको स्पेसिफाई करना रहेगा क्या? माई टेस्ट। अब उसको पता चल जाएगा मुझको कौन सा वाला व्यू रेंडर करना है, समझे बात को? तब वो माई टेस्ट ढूंढेगा। आ गया? हेलो फ्रॉम माई टेस्ट डॉट CSHTML। क्लियर है? ये कैसे चला पूरा, और बराबर देखो तुम्हारा मास्टर पेज पर रेंडर हुआ है। अच्छा, एक चीज और चेक करने है, ये मास्टर पेज पे रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक चीज और पता कर सकते, पता है क्या? रेंडर बॉडी रेंडर करता है ना, रेंडर बॉडी के ऊपर जाके अपना कुछ लिख दो। मैं यहाँ पे आया, कहाँ गया? स्टूडेंट बंद करो, शेयर्ड में आया। शेयर्ड में हमेशा लेआउट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी तुम रेंडर करोगे सब मास्टर पे ही आएंगे ना, तो शेयर्ड, तो लेआउट सब कुछ शेयर होता है, इसलिए शेयर्ड फोल्डर के अंदर आने का। मैं यहाँ पे आया, ये रेंडर बॉडी है ना, रेंडर बॉडी से पहले मैं एक की टैग लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ स्टार्ट, बराबर? और रेंडर बॉडी के एंड पे एक पैराग्राफ बना दिया, यहाँ पे लिख दिया एंड, सेव किया, आया स्टार्ट और एंड। ये कहां से आया? रेंडर बॉडी। अब देखो जूम कर रहा हूं, स्टार्ट और एंड एज इट इज आया। क्यों? क्योंकि स्टार्ट और एंड अब किसका पार्ट हो गया है? मास्टर पेज का। तुम्हारे मास्टर पेज पे लिखा हो ना ये कोड में। और रेंडर बॉडी क्या कर रहा है?
तुम्हारे व्यू के कंटेंट को लाके रख रहा है। तो देखो दिखा, स्टार्ट और एंड के बीच में जो कंटेंट आया है वो कहां से आया? रेंडर बॉडी से आया। रेंडर बॉडी ने कहां से लाया? व्यू से लाया, जो मेरा व्यू है। तो रेंडर बॉडी क्या करता है? तुम्हारे व्यू को ले जाके रेंडर कर देता है मास्टर पेज पे। समझे बात को? क्लियर है? मेरे ख्याल से बचा नहीं है कुछ उसमें, एकदम हलवाई है वो। ये समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये है तुम्हारा एमवीसी लाइफ साइकिल। 10-15 हो गया, बंद कर देता हूँ, इन लोगों को लेट हो जाएगा नहीं तो। बाकी आगे जो है वो ये रिपीट नहीं कर पाऊंगा, सीधा आगे बढ़ना है अब।